हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी के लिए ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। एक केस स्टडी आपके सामने स्क्रीन पर आई है एंड दिस इज द ग्रोस लेजर बैलेंस ऑफ एबीसी बैंक ऑन 31 मार्च 2022 आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर डेटा है हमारे पास में। तो बैंक ने अपनी लायबिलिटी साइड में दिखाया है। अगर हम बैंक की बात करते हैं तो लायबिलिटी साइड में ये डेटा है जहां पर पेड कैपिटल 150 है एंड उसके बाद में करंट डिपॉजिट्स 350 के हैं, सेविंग डिपॉजिट 6 लाख के हैं, मार्जिन ऑन एलसी 1 लाख रुपए का है, फिक्स डिपॉजिट 9 लाख रुपए के हैं, इंटरेस्ट अक्रूड 1,50,000 है। उसके बाद में जो टीटी पेबल है दैट इज 2 लाख रुपए, सीबीएलओ यहाँ पर 10 लाख रुपए का है, जो ईसीजीएस क्लेम है वो 1,50,000 के हैं। तो यहीं पर अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल हो जाता है 36 लाख। एसेट साइड में आते हैं तो एसेट साइड में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एसेट साइड में बिल्डिंग 3 लाख रुपए की, व्हीकल 1 लाख रुपए के, कैश क्रेडिट 15 लाख रुपए का, ब्रांच एडजस्टमेंट 3 लाख रुपए के, टर्म लोन 12 लाख के हैं, सस्पेंस अकाउंट 2 लाख का है। तो टोटल हमारा इधर भी 36 लाख, दोनों साइड में एसेट्स और लायबिलिटीज मैच हो रही हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है कि जो कैलकुलेट दी डिमांड लायबिलिटीज कितनी है। 5 लाख की हैं, 8.5 लाख हैं, 45 लाख हैं या 10.5 लाख हैं, कितनी है कैलकुलेट होकर बताइए। कैलकुलेट होकर कितनी आ रही है, कैलकुलेशन होकर कितना आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है डी के ऊपर टिक करेंगे, इट इज 10.5 लाख, 10.5 लाख हो जाएगा। तो जब हम डिमांड लायबिलिटीज की बात करते हैं तो एक तो वहां पर आ जाएंगे करंट डिपॉजिट्स। तो करंट डिपॉजिट कितने हैं, 3.5 लाख रुपए के करंट डिपॉजिट्स हैं 3.5 लाख के लिए। फिर उसके बाद में मार्जिन फॉर एलसी के लिए जो मार्जिन है यहाँ पर वो आ जाएगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपए का वो रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 लाख रुपीज का। एंड उसके बाद में सेविंग अकाउंट, सेविंग में कितना पैसा पड़ा है, 6 लाख रुपए सेविंग के हैं, तो 6 लाख ही आ जाएंगे। तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे, ये तीनों क्या हैं, दिस विल बी पार्ट ऑफ डिमांड लायबिलिटीज। तो कितना आ जाएगा हमारा 10.5 लाख, 10.5 लाख रुपए कैलकुलेट होकर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हम कहां टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर दी अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अगर हम अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की बात करें तो वो कितनी आ रही हैं कैलकुलेट होकर। तो ऑप्शन ए कहता है 3 लाख हो जाएंगी, बी ₹1 लाख, सी कहता है ₹2 लाख, डी कहता है 3.5 लाख। तो जो हमारा है ना इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है, दैट इज 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए का ये है। और उसके बाद में यहां पर जो टीटी पेबल है 2 लाख रुपए का ये हमारा बचा है यहां पर। तो यहां पर अगर हम किसकी बात करते हैं, जो टाइम लायबिलिटीज हैं, व्हाट आर अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, तो अदर का पार्ट है यहां पर, है ना, हमें अदर्स में कैलकुलेट करना है अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कौन सी है। तो यहां पर 1.5 लाख और 2 लाख, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 3.5 लाख रुपए। और जो 9 लाख है ये फिक्स डिपॉजिट है, दिस इज द पार्ट ऑफ टाइम लायबिलिटीज। ये किसका, ये टाइम लायबिलिटीज का पार्ट है, ये अदर में नहीं आएगा यहां पर, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अदर्स। हाउ मच आर टाइम लायबिलिटीज, अगर हम टाइम लायबिलिटीज की बात करें तो वो हमारे पास में कितनी आ रही है कैलकुलेट होकर। ऑप्शन ए कहता है 9 लाख होगा, बी कहता है 1 लाख, सी कहता है 2.5 लाख, डी कहता है 1.5 लाख रुपए होगा। कितना आ रहा है, अगर हम किसकी बात करते हैं टाइम लायबिलिटीज की बात करें तो टाइम लायबिलिटीज कितनी आएगी कैलकुलेट होकर। फटाफट सबको कैलकुलेशन करना है। यही डेटा ये दिया गया है आपको, इस डेटा के बिहाफ पर आपको वहां पर क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन आपकी पूरी स्क्रीन पर है यहां पर। यस बिल्कुल, यहां पर अगर हम टाइम लायबिलिटीज की बात करें, एक ही बचा हुआ है हमारे पास में 9 लाख रुपए, है ना, एक ही हमारे पास में 9 लाख रुपीज, एंड जो 9 लाख रुपीज है दिस विल बी पार्ट ऑफ टाइम लायबिलिटीज, ये टाइम लायबिलिटीज का पार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ DTL। जब हम डिमांड टाइम लायबिलिटी की बात करते हैं तो डिमांड टाइम लायबिलिटी में इनमें से कौन सा है जो यहां पर
कंपोनेंट नहीं है। तो डीटीएल इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स, ये इसका पार्ट नहीं है। सीबीएलओ इसका पार्ट नहीं है। स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, क्रेडिट बैलेंस इन सेविंग अकाउंट, इनमें से कौन सा है जिसको आप डिमांड टाइम लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे? जो आपके डिमांड टाइम लायबिलिटी का पार्ट यहां पर नहीं होगा, इनमें से कौन सा है? किसको रखेंगे हम लोग? इनमें से किसको रखेंगे? इनमें से कौन सा है जिसको कंसीडर करते हुए चलेंगे? तो जब हम डीटीएल की बात करेंगे, डिमांड टाइम लायबिलिटी की बात करेंगे, तो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स इज नॉट द पार्ट ऑफ डीटीएल, है ना। जो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं ये इसका पार्ट यहां पर नहीं होगा, इसको डीटीएल में इंक्लूड करते हुए नहीं चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डीटीएल, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जिसको डीटीएल में इंक्लूड नहीं करेंगे? ओवरसीज बोरोइंग, क्रेडिट बैलेंस इन एसीयू अकाउंट, एसीयू होता है एशियन क्लियरिंग यूनियन अकाउंट, है ना, दिस इज द एशियन क्लियरिंग यूनियन अकाउंट होता है यहां पर। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, डी फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट, कौन सा है जो यहां पर डीटीएल का कंपोनेंट नहीं होगा, जो डीटीएल में नहीं आएगा, जिसको हम डीटीएल में नहीं रखेंगे? ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा है जिसको हम डीटीएल में नहीं रखेंगे? तो यहां पर अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है किसमें? एसीयू अकाउंट में, तो एशियन क्लियरिंग अकाउंट में जो भी यहां पर क्रेडिट में बैलेंस रखा हुआ होगा वो डीटीएल का कंपोनेंट नहीं होगा यहां पर। ओवरसीज बोरोइंग, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट, है ना, दीज आर दी पार्ट ऑफ डीटीएल, इनको डीटीएल में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड फॉर डीटीएल एनडीटीएल कंप्यूटेशन? जब भी डीटीएल डिमांड टाइम लायबिलिटी या एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का कैलकुलेशन करेंगे, तो इनमें से कौन सा है जिसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डीआईसीजीसी, है ना, डीआईसीजीसी क्लेम्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कोर्ट रिसीवर, सी अमाउंट हेल्ड एज मार्जिन अगेंस्ट एलसी, डी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एडहॉक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। इनमें से कौन सा है जो इसका पार्ट रहेगा, जिसको हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे? जिसको हम लोग इंक्लूड करते हुए चलेंगे, इनमें से कौन सा है? सीबीएलओ होता है कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस यहां पर, तो ये एक तरह की शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर शॉर्ट टर्म की बोरिंग करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, तो अमाउंट हेल्ड एज ए मार्जिन अगेंस्ट एलसी, तो किसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे? अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना यहां पर मार्जिन फॉर एलसी, एलसी के लिए जो मार्जिन है अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे थे ना, तो अमाउंट हेल्ड अगेंस्ट मार्जिन अगेंस्ट एलसी, एलसी के अगेंस्ट में जो भी हमने यहाँ मार्जिन रखा हुआ है उसको यहां पर इंक्लूड करेंगे, उसको जब कंप्यूटेशन करेंगे डीटीएल या एनडीटीएल का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, अगर हम डिमांड और टाइम लायबिलिटीज के कंपोनेंट्स की बात करें तो इनमें से कौन सा है, किसको रखेंगे? डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट, ओवरसीज बोरोइंग, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, या ई ऑल ऑफ द अबव, है ना। कौन सा है इसमें से जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? क्वेश्चन नंबर 7, तो सारे ही आ जाएंगे यहां पर। अभी तो हम बात ही कर रहे थे प्रीवियस सभी क्वेश्चंस में, ये भी ए बी सी डी, है ना, सारे के सारे जो हैं वो डीटीएल में डिमांड टाइम लायबिलिटीज में इनको इंक्लूड करते हुए चलेंगे, सब उसका पार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इनमें से कौन सा है जो एग्जेम्प्टेड रहेगा, है ना, दिस इज द एग्जेम्प्टेड पार्ट ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट इंटरबैंक बोरोइंग, कॉल नोटिस मनी लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस इन एसीयू यूएसडी अकाउंट्स, एंड सी ट्रांजेक्शन इन सीबीएलओ, डीटीएल इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, या ई ऑल ऑफ द अबव।
इनमें से कौन सा है जो यहां पर एग्जेम्प्टेड रहेगा? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, है ना, एग्जेम्प्टेड है कि इसको यहां पर एनडीटीएल में, डीटीएल में कैलकुलेट नहीं करेंगे, और जब वहां पर कैलकुलेशन नहीं होगा तो इसके ऊपर सीआरआर या एसएलआर कैलकुलेशन होगा ही नहीं। सीआरआर या एसएलआर कैलकुलेशन करने की बात ही नहीं आएगी इसके ऊपर। तो यहां पर सारे के सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ दी अबव, ए बी सी डी, ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं, इन सभी को हटा के रखा जाता है ना, ये सब हो जाएंगे इसका पार्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये थे 8 क्वेश्चन, एक ही केस स्टडी है, 8 क्वेश्चन की एक ही केस स्टडी है, और ये जो केस स्टडी है वो आपकी एनडीटीएल वाले केस स्टडी कैलकुलेट होकर आती हैं, एनडीटीएल वाले केस स्टडीज का पार्ट रहता है। ये सब चीजें मैंने आपको क्लासेस में बता रखी हैं, ये सब बता चुके हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए। एन इंटरनेशनल बैंक हैज फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन इट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। तो यहां पर कुछ कंपोनेंट अवेलेबल हैं, एंड इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको कैलकुलेशन करना है। सीआरआर आपको 4% लेकर चलना है। तो व्हाट इज द अमाउंट लायबिलिटीज दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एनडीटीएल फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर कैलकुलेशन। सीआरआर कैलकुलेशन के लिए इनमें से वो कौन सी अमाउंट है जिसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा? कितनी ऐसी अमाउंट है? 13,600 करोड़, 14,400 करोड़, 18,200 करोड़, 18,800 करोड़। इसमें से, है ना, कैलकुलेट करके बताइए। तो जिसको हम एनडीटीएल में इंक्लूड नहीं करेंगे, एनडीटीएल में इंक्लूड नहीं करेंगे तो सीआरआर भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहां पर नोट टू बी इंक्लूडेड इन एनडीटीएल, एक तो भाई जो कैपिटल और रिजर्व, है ना, कैपिटल वाला पार्ट है 4,400 करोड़ और रिजर्व 8,600 करोड़, एक तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट है यहां पर। उसके बाद में रिफाइनेंस हुआ है नाबार्ड से, नाबार्ड से रिफाइनेंस हुआ है 600 करोड़ का, उसको हटा देंगे। और उसके बाद में टर्म डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स, है ना, यहां पर जो टर्म डिपॉजिट है बैंक्स, किसी दूसरे बैंक से टर्म डिपॉजिट आए हुए हैं 5200 के, 5200 के, इसको हटा देंगे। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? 18,800। तो एक तो सीआरआर ना तो इसके ऊपर मेंटेन करेंगे ना इसके ऊपर है, किसी दूसरे बैंक का टर्म डिपॉजिट हमारे बैंक में आया है तो उस पर भी मेंटेन नहीं करेंगे, और नाबार्ड ने जो पैसा रिफाइनेंस किया है तो वो भी इसमें उसके ऊपर भी सीआरआर कैलकुलेशन नहीं होता। चलो इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अमाउंट लायबिलिटीज दैट विल बी इंक्लूडेड इन एनडीटीएल फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर कैलकुलेशन। सीआरआर कैलकुलेशन के लिए कितनी अमाउंट यहां पर इंक्लूड करते हुए चलेंगे? तो कितनी अमाउंट यहां पर इंक्लूड करते हुए चलेंगे, कौन सा है जिसके ऊपर हम सीआरआर यहां पर कैलकुलेशन करेंगे? तो अभी हमने कैलकुलेट किया है 18,800, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 2,52,000 है हमारे पास में, टोटल लायबिलिटीज कितनी है? 2,50,000, 52,000, 2,52,000 है, उसमें से जो अभी हमने 18,800 कैलकुलेट किया है उसको माइनस कर दीजिए। तो 252,000 तो माइनस करेंगे 18,800 तो कितना आ जाएगा? 2,33,200, 2,33,200 आ जाएगा। तो वही आंसर हो जाएगा। टोटल कितना है आपके पास में? 2,52,000, उसमें से माइनस कर दो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा दिस। जो 18,800 है वो कौन सा है? एक ये वाला कंपोनेंट है, 5200 रुपए का है, रिफाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड, इनको माइनस कर दो टोटल में से, तो यहां पर एनडीटीएल वाले कंपोनेंट बच जाएंगे। ठीक है, तो अदर देन दोज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग एनडीटीएल, है ना, उसको हटा दीजिए, सब आ जाएंगे यहां पर, या इस सबको जोड़ लो, जैसे मैंने यहां पर सबको जोड़ दिया है, ये प्लस कर लिया, ये प्लस कर लिया, इसको प्लस कर दिया, ये है ना, सबको प्लस करते चले जाओ, तब भी वही बात आएगी। दोनों में से किसी भी तरीके से आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनडीटीएल एट 4% एवरेज बैलेंस टू बी मेंटेन बाय द बैंक। अगर हम अमाउंट ऑफ एनडीटीएल की बात करते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनडीटीएल एट 4% एवरेज बैलेंस टू बी मेंटेन बाय द बैंक? 9140 करोड़, 9328 करोड़, 9504 करोड़, 9536 करोड़, कितना आएगा हमारे पास कैलकुलेट होकर? तो अगर आप इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे
तो भाई जो भी आपकी एनडीटीएल आई है 4% का मतलब क्या है कि यहां पर सीआरआर मेंटेन करना है। तो आपके पास में 2300 उसका 4% निकाल लो आप डायरेक्टली 4%, तो 9328 आ जाएगा। तो जो 9328 है दैट विल बी सीआरआर। ये सीआरआर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आएगी यहां पर। व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस इन सीआरआर अमाउंट विद आरबीआई? मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करके रखना है? सीआरआर का मिनिमम बैलेंस आरबीआई के पास में कम से कम कितना रहना चाहिए? यहां पर अगर हम मिनिमम बैलेंस को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो मिनिमम बैलेंस कितना आएगा? मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 6430 करोड़, 6480 करोड़, 652030 करोड़, 6675 करोड़, 8395 करोड़, कितना आएगा यहां पर? तो भाई जो अभी हमने सीआरआर कैलकुलेट किया है अभी, ठीक है, वो था 9328 करोड़, और 9328 करोड़ का जो मैंडेटरी है वो यहां पर 90% है। सीआरआर जो भी सीआरआर है उसका 90% यहां पर आरबीआई के पास में मैंडेटरी है, मेंटेन करना ही करना है। तो 9328 का 90% कितना आएगा? 8395। तो इट इज द मैंडेटरी, यहां पर इतना तो मेंटेन करना ही करना होगा। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, व्हाइल कैलकुलेटिंग एनडीटीएल फॉर सीआरआर पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटीज इज आर टू बी एक्सक्लूडेड? जब यहां पर एनडीटीएल को कैलकुलेट कर रहे हैं सीआरआर पर्पस के लिए, तो इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटीज इज आर टू बी एक्सक्लूडेड, उसको एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे। कैपिटल एंड रिजर्व, रीफाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड सिडबी, इंटरबैंक डिपॉजिट विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 15 डेज और अबव। तो ऑप्शन ए कहता है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, बी कहता है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, सी कहता है ओनली सेकंड एंड थर्ड, डी कहता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कौन सा है, किसके ऊपर टिक करें? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या आएगा कैलकुलेट होकर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें तीनों ही कंपोनेंट है हमारे, कैपिटल एंड रिजर्व, रीफाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड सिडबी, इंटरबैंक डिपॉजिट, ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 15 डेज और अबव। ठीक है, तीनों को ही एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, तीनों ही एक्सक्लूडेड रहेंगे यहां पर। ओके, तो यहां पर दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना स्कोर किया है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके? मुझे लगता है आपने अच्छा खासा स्कोर किया होगा इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। तो आज हमने दोनों के दोनों जो केस स्टडी हैं, बोथ केस स्टडी रिलेटेड टू एनडीटीएल एंड सीआरआर, आज दोनों की दोनों जो केस स्टडी हैं वो एनडीटीएल और सीआरआर से रिलेट करती हैं यहां पर, जो आपको प्रैक्टिस कराई गई है। चलिए एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो सभी को ऑडिबल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और टॉपिक रहेगा हमारा वर्टिकल डिसअलाउंस एंड हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इसकी हम केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से सीख लेना है। टॉपिक काफी टफ है ना, जो टॉपिक है वो टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप उसको सीख ना सके। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इजिली आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल मैंने इसकी शुरुआत कर दी थी, आज इस पूरा 1 घंटा इसी के बारे में हमारा डिस्कशन होगा, पूरे 1 आवर इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हमने बात की थी यहां पर पोजीशन को लेकर। ठीक है, जो पोजीशन है वो क्या होगी? पोजीशन इज द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, कमोडिटी या करेंसी हेल्ड और ऑन बाय ए पर्सन और एंटिटी। किसी पर्सन के द्वारा, किसी एंटिटी के द्वारा कोई सिक्योरिटी, कमोडिटी या करेंसी उसने जो होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है, वो पोजीशन है। तो पोजीशन 2 तरह की होती है, एक शॉर्ट पोजीशन होती है और एक होती है लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, पोजीशन 2 तरह की होती है, एक कौन सी? लॉन्ग पोजीशन होती है और एक होती है शॉर्ट पोजीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग पोजीशन? लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि यहां पर होल्डिंग ए पॉजिटिव अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज, प्राइस अगर राइज करेगा, प्राइस बढ़ेगा तो यहां पर फायदा होगा, ठीक है, गेन होगा यहां पर, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा। दूसरा है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन की बात करते हैं तो होल्डिंग ए नेगेटिव अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड गेन फ्रॉम द फॉल ऑफ प्राइस यहां पर। ठीक है, जो शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि आपके पास में नेगेटिव होल्डिंग है, यानी आपने सेल किया हुआ है, ठीक है, बाद में आपको बाई करना है, आपके पास वो सिक्योरिटी नहीं है लेकिन आपने बेचा हुआ है, सेल किया हुआ है, तो आपके पास में नेगेटिव अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट है यहां पर, उसकी होल्डिंग है। एंड अगर प्राइस गिरेगा, यहां पर प्राइस डाउन जाएगा, तो उससे आपको यहां पर प्रॉफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहां पर, और वो है ऑफसेट।
ऑफसेट को भी हमें लर्न करना है, सीखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, चाहे मैं वर्टिकल डिसअलाउंस की बात करूं या हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस की बात करें, ठीक है, दोनों में यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर हम ऑफसेट की बात करते हैं, जो यहाँ पर ऑफसेट सेटिंग पोजीशन होती है, ऑफसेटिंग पोजीशन का मतलब है ये बैंक टेक्स ए इक्विवेलेंट बट ऑपोजिट एंड मैचिंग पोजीशन टू रिड्यूस इट्स नेट पोजीशन टू जीरो। ठीक है, ऑफसेट पोजीशन में क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने 100 यूनिट्स बाई की है, मान लेते किसी भी कोई कमोडिटी है, कोई सिक्योरिटी है, करेंसी है, उसकी आपने 1000 यूनिट बाई की हुई है, अगर आपको अपनी पोजीशन को ऑफसेट करना है तो कितनी यूनिट्स आपको सेल करने की रिक्वायरमेंट आएगी, कितनी यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेंगी यहां पर। ठीक है, अगर आपने अपनी जो पोजीशन है उसको ऑफसेट करना है तो ऑफसेट का मतलब है कि आपने यहां पर 100 यूनिट्स सेल कर दी, 100 यूनिट्स आपने बाई की थी, 100 यूनिट्स आपने सेल कर दी, तो आपकी जो नेट पोजीशन है वो कितनी हो गई, यहां पर आपकी नेट पोजीशन यहां पर हो गई 0। और आपने ऑफसेट कितना किया है, 100 बाई है, 100 प्लस है, 100 माइनस है, तो 1000 इज दी ऑफसेट। तो यहां पर आपकी जो ऑफसेट है वो कितना है, 1000 है यहां पर। कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे हमने यहां पर अपनी बाई पोजीशन बनाई है कितने की, मान लेते हैं 2000 सिक्योरिटीज यहां पर बाई कर ली, ठीक है, सेल कर दी यहां पर कितने, मान लेते हैं 1500 यहां पर सेल कर दी, 500 सेल कर दी यहां पर, तो नेट पोजीशन कितनी आई है यहां पर। अगर हम नेट पोजीशन की बात करें, नेट पोजीशन क्या होगी, तो आप यहां पर देखेंगे जो बाई है उसमें से सेल को माइनस कर दीजिए, जो नेट पोजीशन है आपकी वो आ रही है यहां पर 500 आपकी नेट पोजीशन आ रही है, यहां पर 500 की नेट पोजीशन आ रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं ऑफसेट पोजीशन बताइए क्या है, ऑफसेट पोजीशन कितनी है यहां पर, ऑफसेट बताइए कितना है इसमें, इस वाले में ऑफसेट बताइए कितना है। तो यहां पर ऑफसेट वो वैल्यू होती है जो दोनों में कॉमन है, ऑफसेट वो वैल्यू होगी जो दोनों में यहां पर कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कितना है, 1500, 1500 भाई 1500 यही तो इसमें से एडजस्ट हुआ होगा, तो 1500 यहां भी है और ये 1500 प्लस 500 दो चीजों से मिलकर बना है, तो 1500 इसमें भी है, दो जो यहां पर दोनों में कॉमन एडजस्ट हुआ है वो कितना है, 1500। दिस इज ऑफसेट। ठीक है, तो ऑफसेट कितना हो जाएगा, 1500 इज द ऑफसेट। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है आपका कहां कवर होता है, ये मार्केट रिस्क का पार्ट है ना, मार्केट रिस्क में आता है। तो जनरल मार्केट रिस्क में रिस्क एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, है ना, इंटरेस्ट रेट के लेवल में अगर कोई चेंजेस आता है, बदलाव आता है, तो उसके साथ में जो रिस्क है वो यहां पर कनेक्टेड रहता है, रिस्क जुड़ा हुआ रहता है यहां पर। तो ऐसे केस में कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट आती है कैपिटल चार्ज, टू कैलकुलेट कैपिटल चार्ज टू कवर जनरल मार्केट रिस्क, है ना, ये जनरल मार्केट रिस्क है, इसको कवर करने के लिए कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो ऐसे केस में जो इंस्ट्रूमेंट है बी स्लॉटेड इनटू मैच्योरिटी लैडर्स, जो इंस्ट्रूमेंट है उनको मैच्योरिटी लैडर में यहां पर क्लासिफिकेशन किया गया है, और ऐसे यहां पर 30 मैच्योरिटी बैंड्स है, कितने, 13 मैच्योरिटी बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो 13 मैच्योरिटी बैंड्स है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद में टोटल कैपिटल चार्ज इज कैलकुलेटेड यूजिंग सम डिसअलाउंस फैक्टर, कुछ डिसअलाउंस फैक्टर हैं जिनको यहां पर कैलकुलेट करके आप जो टोटल कैपिटल चार्ज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम डिसअलाउंस कवर की बात करते हैं यहां पर, तो इम्परफेक्ट कोरिलेशन ऑफ प्राइस बिटवीन सिक्योरिटीज विद ए गिवन टाइम बैंड, है ना, जो भी यहां पर गिवन टाइम बैंड है, अगर उन सिक्योरिटीज के प्राइस में यहां पर डिफरेंस है, कोई अंतर देखने को मिलता है, तो यानी जो मैग्नीट्यूड में चेंज है ना, यहां पर कौन सा रिस्क देखने को मिलेगा, बेसिस रिस्क होगा। बेसिस रिस्क कहां पर होता है, जहां पर मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, मैग्नीट्यूड में बदलाव होता है, यहां पर मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं, यहां पर जो टाइम पीरियड है, समय एक ही होगा, टाइम बैंड एक ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे यहां पर। ठीक है, तो ऐसे केस में इंपरफेक्ट कोरिलेशन देखने को मिलती है वहां पर। वहीं पर इम्परफेक्ट कोरिलेशन ऑफ प्राइस अक्रॉस डिफरेंट टाइम बैंड्स, तो यहां पर जो प्राइस अक्रॉस दी डिफरेंट टाइम बैंड्स, तो अलग अलग जो टाइम बैंड है, डिफरेंट टाइम बैंड्स में भी यहां पर जो मैग्नीट्यूड है, वॉल्यूम है, वो अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो वहां पर यील्ड कर्व रिस्क होगा।
तो अगर हम डिसअलाउंस की बात करें तो डिसअलाउंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज वर्टिकल डिसअलाउंस और दूसरा है यहां पर हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस। तो वर्टिकल डिसअलाउंस कहां पर चलेगा, है ना, वर्टिकल जो डिसअलाउंस है वो चलेगा यहां पर सेम टाइम बैंड में, ध्यान रखना सेम टाइम बैंड में यहां पर कैलकुलेशन होगी। ठीक है, सेम टाइम बैंड में ऐसे चलता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई सिक्योरिटी 2 ईयर्स की है, तो जो भी यहां पर प्लस माइनस होगा, ठीक है, जो भी यहां पर प्लस माइनस होगा वो एक ही टाइम बैंड में होगा यहां पर। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस है वो आपका अलग अलग टाइम बैंड में चलता है। मान लेते हैं 2 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए है, ये 10 साल के लिए है, तो अलग अलग जो टाइम पीरियड होगा, अलग अलग टाइम पीरियड में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपका हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस कैलकुलेशन होगा, यहां पर हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस कहलाएगा। यहां पर इम्परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने बात की थी बेसिस रिस्क क्या होता है, किसको बोलते हैं बेसिस रिस्क, है ना। अगर हम बेसिस रिस्क की बात करते हैं तो बेसिस रिस्क क्या है, जैसे मान लेते हैं बैंक के पास में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है यहां पर, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक के पास में मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरिटी है 6 मंथ्स की, और यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 6 महीने के 6 मंथ्स के हैं, मान लेते हैं 500 करोड़ रुपए के, 500 करोड़ के, और बैंक ने यहां पर सिक्योरिटीज में या किसी कंपनी के शेयर्स में, ठीक है, सिक्योरिटीज है जिसका मैच्योरिटी है 6 मंथ का, 6 महीने का, यहां पर बैंक ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, बैंक ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, मान लेते हैं 300 करोड़ की यहां पर। ठीक है, अब मुझे बताओ इट इज द पार्ट ऑफ इसमें अगर आप देखोगे यहां पर जो भी प्राइस चेंज होगा मार्केट में, जो भी प्राइस चेंज होगा वो सेम टाइम बैंड में है, टाइम बैंड में कोई डिफरेंस नहीं है, टाइम बैंड में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो इंपैक्ट आएगा इनकी किसके ऊपर आएगा, जो इंपैक्ट आएगा इनके वॉल्यूम के ऊपर आएगा। दोनों के वॉल्यूम क्या है, अलग अलग हैं। तो जब यहां पर दोनों के वॉल्यूम अलग अलग हैं, दोनों के वॉल्यूम चेंज है यहां पर, तो ऐसे केस में यहां पर इट इज द इम्परफेक्ट कोरिलेशन, है ना। ये परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है, ये कैसी है, इम्परफेक्ट कोरिलेशन है। एक जगह लॉन्ग पोजीशन है और एक जगह यहां पर शॉर्ट पोजीशन है, और जब दोनों के दोनों टाइम बैंड एक जैसे होते हैं तो हम इसको लेकर जाएंगे कहां पर, वर्टिकल डिसअलाउंस में। इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या करेंगे, हम वर्टिकल डिसअलाउंस में कैलकुलेशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं, वर्टिकल डिसअलाउंस की बात करते हैं, तो वर्टिकल डिसअलाउंस में कौन सा रिस्क कवर करते हैं हम लोग, बताओ। वर्टिकल डिसअलाउंस में कौन सा रिस्क कवर करेंगे, तो वर्टिकल डिसअलाउंस में हम कवर करते हैं यहां पर बेसिस रिस्क। कौन सा रिस्क कवर करते हैं, बेसिस रिस्क को कवर करेंगे। और बेसिस रिस्क कौन सा रिस्क होता है, ये हमने 2-3 बार बात कर चुके हैं बेसिस रिस्क को लेकर। बेसिस रिस्क कौन सा रिस्क होता है यहां पर, किसको बोलते हैं बेसिस रिस्क, तो बेसिस रिस्क जब यहां पर वॉल्यूम में, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं, चाहे हम मैच्योरिटी सेम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी चेंज होगा, बदलाव होगा वो एक जैसा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने की वजह से यहां पर लॉस होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो विद इन एनी पर्टिकुलर टाइम बैंड लॉन्ग एंड शॉर्ट रिस्क वेटेड पोजीशन आर ऑफसेट लिविंग ए नेट ओपन पोजीशन। तो यहां पर क्या होती है, एक यहां पर नेट ओपन पोजीशन क्रिएट हो जाती है सेम टाइम बैंड में, और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है यहां पर अलग अलग मैग्नीट्यूड की वजह से, डिफरेंट मैग्नीट्यूड की वजह से ऐसा क्रिएट होता है। जैसे हमने जब बेसिस रिस्क की बात कर रहे थे तो हमने एक जगह लिया था एसेट्स, ठीक है, एक जगह हमने एसेट्स लिया था और एक जगह लिया था हमने लायबिलिटीज। ठीक है, मान लेते हैं बैंक के पास में जो डिपॉजिट्स हैं यहां पर वो 500 करोड़ के हैं, 500 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, और 1 साल के ही डिपॉजिट है 500 करोड़ के, और बैंक ने यहां पर लोन दिया हुआ है, मान लेते हैं 700 करोड़ का, 700 करोड़ का लोन दिया हुआ है, इसका मैच्योरिटी भी सेम है यहां पर। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, 1% से बढ़ता है घटता है यहां पर, तो ऐसे केस में क्या इंपैक्ट आएगा यहां पर, या कौन सा रिस्क अराइज हो रहा है भाई। समय यहां पर क्या है, जो टाइम पीरियड है वो सेम है, लायबिलिटीज भी 1 साल में मैच्योर हो रही है और एसेट्स भी 1 साल में मैच्योर हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1% का चेंज आ रहा है, लायबिलिटी साइड भी 1% का चेंज आ रहा है, एसेट साइड भी 1% का चेंज आ रहा है। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेम चेंज है और यहां पर मैच्योरिटी भी सेम है,
लेकिन फिर भी यहां पर रिस्क है। कौन सा रिस्क है? तो यहां पर देखने को मिलेगा, इसी रिस्क के बारे में हमने बात की थी, इसे बोलते हैं यहां पर बेसिस रिस्क। किसे बोलते हैं यहां पर? बेसिस रिस्क। तो जो भी आपकी नेट पोजीशन आएगी, नेट पोजीशन कितनी है यहां पर? नेट पोजीशन है आपकी 200 करोड़ की, 200 करोड़ की। तो इस 200 करोड़ के ऊपर आपको फायदा या नुकसान होगा। यहां पर रेट बढ़ने या घटने से इस 200 रुपए के ऊपर आप क्या 200 करोड़ के ऊपर आप क्या करेंगे? यहां पर प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही? मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको, जो पॉइंट मैंने आपको पास्ट में बता चुका हूं, प्रीवियस क्लासेस में जो पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, वो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल मैंने क्लास में बताया था आपको, सो दैट आप इसको अब यहां पर लिंक कर सको, आप इसको यहां पर जोड़ सको जब हम वर्टिकल डिसअलाउंस या हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस। उसके बाद में जब हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे वर्टिकल डिसअलाउंस का, तो ऐसे केस में 5% वर्टिकल डिसअलाउंस इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ द मैच्ड पोजीशन इन ईच टाइम बैंड। तो हर टाइम बैंड में जितनी पोजीशन हमारी मैच हो जाएगी, ध्यान रखना यहां पर किसकी बात चल रही है? यहां पर ये अलग से बात कर रहे हैं, किसकी? ऑफसेट पोजीशन की बात कर रहे हैं, कि जितनी भी हमारी पोजीशन ऑफसेट हो जाएगी उसके ऊपर आप 5% का कैलकुलेशन करेंगे, 5% निकालेंगे आप, और जो 5% कैलकुलेट करेंगे वही यहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगी। तो जितना भी वर्टिकल डिसअलाउंस इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ द मैच्ड पोजीशन, यानी मैच्ड पोजीशन जो भी आपकी ऑफसेट पोजीशन है ईच टाइम बैंड में आपकी मैच कर जाएगी, उसके ऊपर आप 5% कैलकुलेट करेंगे, और वही यहां पर क्या होगी? वही यहां पर कैपिटल चार्ज या कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होकर आएगी यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसमें बताइए यहां पर ऑफसेट पोजीशन क्या है? व्हाट इज द ऑफसेट पोजीशन इन दिस केस? ये मैंने जो एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर, ऑफसेट पोजीशन कितनी है यहां पर? तो यहां पर जो दोनों साइड मैच कर जाएगा, 500 यहां मैच कर रहा है, 500 यहां पर मैच कर रहा है, तो हमारी ऑफसेट पोजीशन कितनी है यहां पर? तो ऑफसेट पोजीशन आ जाएगी हमारी 500 करोड़। तो जितनी पोजीशन मैच कर रही है उसके ऊपर कैपिटल जो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आएगी, इसका आप कितना कैलकुलेट करोगे? 5% कैलकुलेट करोगे, 5% कैलकुलेट करोगे। तो 500 करोड़ का 5% निकालो, कितना आया? है ना, 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 25 करोड़, 25 करोड़। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट क्लियर है? वर्टिकल डिसअलाउंस कैलकुलेट करना आ गया सभी को? वर्टिकल डिसअलाउंस क्या सभी को कैलकुलेट करना आ गया कि वर्टिकल डिसअलाउंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलो, नहीं यहां पर 9% वाला रूल नहीं है। ठीक है, वर्टिकल डिसअलाउंस एंड हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस को लेकर गाइडलाइंस अलग से इशू की गई हैं। अगर आप बेसल थर्ड सर्कुलर उठाकर देखोगे, है ना, जो आपका बेसल थर्ड वाला सर्कुलर उठाकर देखोगे, वहां पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिसअलाउंस मिल जाएंगी। वहां पर इसके बारे में अलग से बताया गया है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप वहां पर 5% मेंटेन करते हुए चलोगे, 5% आपको मेंटेन करना है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इसका आंसर निकालो आप लोग, है ना। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इसका आंसर निकालिए। वर्टिकल डिसअलाउंस का है, बैंक के पास में ट्रेजरी बॉन्ड्स 8.5% के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 6.0% के हैं, बैंक बिल्स 4.5% के हैं। मैच्योरिटी इसकी यहां पर कब की है? मैच्योरिटी है यहां पर 30/9/2023, इसकी 15 नवंबर 2023, 15 नवंबर 2023। एबीसी बैंक विच हेल्ड द फॉलोइंग पोजीशन इन 6 to 12 months मैच्योरिटी बैंड ऑन दी 1st of Jan 2023। तो यहां पर जो मैच्योरिटी बैंड है आपको दिया गया है, 6 से लेकर 12 महीने का मैच्योरिटी बैंड दिया गया है। उसमें 3 तरह की सिक्योरिटीज बैंक के पास है। तो मार्केट वैल्यू 3571 करोड़ की है। यहां पर ये लॉन्ग पोजीशन है, अगर प्लस में है तो ध्यान रखना लॉन्ग पोजीशन है, यहां पर ये माइनस में है तो मतलब शॉर्ट पोजीशन है। यहां पर ये माइनस में है तो इट मींस शॉर्ट पोजीशन है यहां पर। तो कहीं पर शॉर्ट पोजीशन लिखा भी हो सकता है ना, लॉन्ग पोजीशन लिखा हुआ है तो प्लस है, शॉर्ट पोजीशन लिखा हुआ तो माइनस है, अदरवाइज आप प्लस माइनस भी ऐसे लिखा रह सकता है। मार्केट रिस्क वेटेज की बात करते हैं तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा 0.70%, तीनों पे 0.70%, 0.70%। अब यहां पर आप मुझे बताइए, यहां पर कैलकुलेट कीजिए वर्टिकल डिसअलाउंस। वर्टिकल डिसअलाउंस वीडी आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर बताओ मुझे फटाफट कैलकुलेट करके वर्टिकल डिसअलाउंस कितना आ रहा है, कैलकुलेट होगा। मार्केट रिस्क वेट आपको दिया गया है, मार्केट रिस्क वेट आप कैलकुलेट करते हुए चलेंगे।
वर्टिकल डिसअलाउंस कैलकुलेट करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था वैसे ही कैलकुलेशन करनी है इसमें। पेन, नोटबुक और कैलकुलेटर सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। पेन, नोटबुक और कैलकुलेटर सभी को इस्तेमाल करना है, सभी को यूज करना है। बीएफएम के पेपर में कैलकुलेटर का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है आपको, ठीक है। जब आप खुद भी तैयारी करने बैठ रहे हैं, जब भी आप बीएफएम की बुक उठा के बैठते हैं या मोबाइल लेके बैठते हैं या लैपटॉप में देखते हैं क्लासेस, तो अपने पास में नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर हमेशा साथ में रखो, ठीक है। हर लेवल पर जब भी कैलकुलेशन की बात आएगी कैलकुलेटर का यूज कीजिए, ये आपको एग्जाम में आपका बहुत बड़ा साथी रहने वाला है ना। कैलकुलेटर आपके लिए ऐसा ही है जैसे अगर आप है ना ट्रैकिंग कर रहे हैं, है ना, किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और वहां पर आपके हाथ में स्टिक होती है जो आपको सहारा देती है ऊपर चढ़ने के लिए, तो वैसे ही कैलकुलेटर बीएफएम के एग्जाम में, है ना, कैलकुलेटर यहां पर काम करता है वैसे ही। चलो भाई, तो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पर हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है, इसकी सिक्योरिटी के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं 3571। तो 3571 का आप निकालोगे 0.70%, तो क्योंकि रिस्क वेट इसको असाइन किया गया है 0.70% का, तो इसका आप 0.70% निकालोगे तो कितना आया, 25 करोड़ आ गया यहां पर। उसके बाद में दूसरा यहां पर है -571 शॉर्ट पोजीशन है, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 0.70% से, तो इसका जो रिस्क वेट है वो आ जाएगा आपका यहां पर -4 करोड़। उसके बाद में -1429 है, इसका आप 0.70% निकालोगे तो यहां पर कितना आया, इट इज -10 करोड़, 10 करोड़ आ गया यहां पर। अब उसके बाद में यहां पर देखिए, इसमें ऑफसेट पोजीशन बताओ मुझे कितनी है। अगर हम यहां पर ऑफसेट पोजीशन की बात करेंगे, ऑफसेट पोजीशन कितनी आ रही है, तो भाई जो माइनस वाले उनको आप एक साइड कर लो, जितने भी माइनस वाले उनको आप एक साइड कर लीजिए, तो ये हो गया आपका -14 करोड़, ठीक है, ये -14 करोड़ हो गया। उसके बाद में जो प्लस वाले उनको एक साइड कर लो, ये 25 करोड़ हो गया, 25 करोड़। अब यहां पर देखिए इन दोनों में ऑफसेट पोजीशन कितनी है, ठीक है, ऑफसेट पोजीशन कितनी आ रही है यहां पर, तो ऑफसेट पोजीशन आपकी आ जाएगी, दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन है यहां पर 14 करोड़, 14 करोड़, दोनों में कॉमन है 14 करोड़। और जब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे जो कैपिटल है वो इसके ऊपर 14 करोड़ के ऊपर आप 5% कैलकुलेट करेंगे, 5% कैलकुलेट करेंगे यहां पर 14 करोड़ का। और आपसे पूछा जाए कि नेट पोजीशन कितनी है, तो 25 में से 14 को माइनस कर देना, तो यहां पर नेट पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, नेट पोजीशन कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ये लॉन्ग पोजीशन है और ये शॉर्ट पोजीशन हो जाएगी यहां पर। तो वेटेज लॉन्ग पोजीशन 25 लाख की है यहां पर, सारी जो अमाउंट है लाख में, करोड़ में मान लो, लाख में मान लो, जो मर्जी है, ठीक है। एंड उसके बाद में जो शॉर्ट पोजीशन है वो 14 लाख की हो गई यहां पर। तो नेट ओपन पोजीशन कितनी है, 11 लाख रुपए की नेट ओपन पोजीशन है। 25 में से 4 गए तो नेट ओपन पोजीशन आपकी 11 लाख रुपए की आ गई। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑफसेट पोजीशन की बात करते हैं तो मिनिमम एब्सोल्यूट लॉन्ग पोजीशन, एब्सोल्यूट शॉर्ट पोजीशन, जो दोनों में यहां पर कॉमन होगा, तो 25 एंड -14, तो 25 और 14 है यहां पर, तो इसको ऐसे लिखेंगे 25-14, 25-14 लिखेंगे। इनमें से जो भी मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, तो यहां पर इन दोनों में मिनिमम कितना है, छोटा है यहां पर 14, तो हमारा कितना आ जाएगा 14 लाख, या 14 लाख जो है हमारा ऑफसेट पोजीशन है। तो ऑफसेट पोजीशन हमारी कितनी आई, 14 लाख। अब इस 14 लाख का आप क्या करोगे, जो 14 लाख आया है इसका आप 5% कैलकुलेट करोगे, जो 5% होगा 0.70 लाख, दैट इज वर्टिकल डिसअलाउंस। तो यहां पर हमारे पास में वर्टिकल डिसअलाउंस कैलकुलेट होकर आ गया 0.70 लाख। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ एक बार बताओ मुझे सभी कमेंट करके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है सभी को यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी भी पूछ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। अब एक चीज, एक जगह आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना,
जब आप किताब पढ़ रहे होंगे, है ना, बुक पढ़ रहे होंगे, आरबीआई का सर्कुलर देख रहे होंगे, है ना, कुछ और पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वर्टिकल डिसअलाउंस या हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो एक कंफ्यूजन वहां पर हो सकता है। और वो कौन सा कंफ्यूजन है वो हम अभी दूर कर देंगे उसको। कहीं पर आप देख सकते हैं 1 मंथ और लेस, 1 to 3 years, 3 to 6 years, 6 to 12 months, 1 to 1.9 ईयर, 1.9 to 2.8, 2.8 to 3.6, यहां पर पॉइंट में ईयर्स दिए गए हैं। और कहीं पर आप देखेंगे इस तरीके से परफेक्ट ईयर्स हैं। तो ये दोनों का कंफ्यूजन क्या है? तो भाई इसको आप ऐसे समझोगे, अगर कूपन का रेट 3% या 3% से ज्यादा है, कूपन रेट 3% और मोर है, तो ये टेबल आपका फॉलो होगा। और अगर आपका कूपन लेस देन 3% है, 3% से कम है, तो आपका ये वाला जो टेबल है वो यहां पर फॉलो होगा। एंड यहां पर जो रिस्क वेट है, दिस इज द रिस्क वेट, ये रिस्क वेट असाइन किया गया है। एंड अज्यूम चार्जेस इन यील्ड, ठीक है, दिस विल बी एप्लीकेबल। तो मेन जो फोकस है, जो मेन रहेगा हमारा रिस्क वेट, और उसके बाद में कौन सा टाइम बकेट है, कौन से टाइम बकेट में कितना रिस्क वेट एप्लीकेबल होगा, दिस इज फिक्स्ड। ये आरबीआई की तरफ से यहां पर फिक्स किया गया है, ध्यान रखना, ये आरबीआई की तरफ से फिक्स किया गया है यहां पर रिस्क वेट, कि कौन से टाइम बकेट में कितना रिस्क वेट आपका एप्लीकेबल होगा यहां पर। ये टेबल आपको आरबीआई के सर्कुलर, जो एक बेसल का सर्कुलर मैंने शेयर किया था ना आप सभी के साथ में, आपके साथ में मैंने एक बेसल वाला जो सर्कुलर है वो शेयर किया था, ठीक है, उसमें ये टेबल है वहां पर, उसमें मिल जाएगी आपको। और वैसे तो आपके अकाउंट में आ जाएगी आज, है ना, आपके अकाउंट में पीडीएफ की फॉर्म में आ जाएगी, तो चिंता करने वाली बात नहीं, आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम चीजें आपको एग्जाम में दी जाएंगी, ठीक है, मैक्सिमम जो चीजें हैं वो एग्जाम में दी जाएंगी, आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलो, क्वेश्चन कैसा आया था एग्जाम में वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो आपको दिखा देंगे वो भी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर, अब हमने वर्टिकल डिसअलाउंस पढ़ लिया है, हमने वर्टिकल डिसअलाउंस को देख लिया। अब वर्टिकल डिसअलाउंस के बाद में हम आते हैं हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस में। तो ये जो टेबल है ये हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस को कैलकुलेट करने में आपको काम आएगी। यहां पर देखिए, यहां पर हियर आर 3 जोन्स, ये है जोन 1, ये है आपका जोन 2 और ये है आपका जोन 3। ये 3 जोन है यहां पर। जो टाइम बैंड है 1 मंथ टू और लेस, ठीक है, 1 महीना, 1 महीने से कम का टाइम बैंड, 1 to 3 months, 3 to 6 months, 6 to 12 months, ये सारे के सारे आपके आते हैं जोन 1 में, ठीक है। और जोन 1 में जो भी यहां पर आपकी ऑफसेट पोजीशन आएगी, ऑफसेट पोजीशन के ऊपर आप 40% का हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस कैलकुलेट करेंगे। अगेन बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अगेन बोल रहा हूं, जोन 1 में जितने भी सारे आपके टाइम बैंड हैं, आपके टाइम बैंड में जो भी यहां पर ऑफसेट पोजीशन आएगी, उस ऑफसेट पोजीशन के ऊपर आप जो हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस कैलकुलेट करेंगे 40% का, 40% का। पॉइंट क्लियर हुआ? इसी तरीके से जोन 2 में जितने भी आपके इस टाइम बैंड में जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट होंगे बैंक के, 1.0 to 1.9 ईयर, 1.9 to 2.8, 2.8 to 3.6, है ना, इसमें जो भी यहां पर आएंगे, इसके ऊपर जो भी आपकी ऑफसेट पोजीशन होगी उसके ऊपर आप जो हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस है कैलकुलेट करोगे 30% का। इसी तरीके से जोन 3 में जितने आएंगे उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे 30% का। अच्छा, अब मुझे आप यहां पर ये बताइए, हमने लिया हुआ है 3.6 to 4.3, 4.3 to 5.7, इट मींस यहां पर कूपन रेट क्या है? व्हाट इज द कूपन रेट? कौन से कूपन रेट की बात हो रही है? तो यहां पर जो कूपन रेट है दिस इज लेस देन 3%, 3% से कम का कूपन रेट है यहां पर, तब जाकर ये पॉइंट में आ रहा है आपका। ओके, तो जोन 1 में आपका 40% होगा, जोन 2 में आपका 30% होगा, जोन 3 में आपका 30% होगा। तो पहले आप जोन 1, जोन 2 और जोन 3 इसमें कैलकुलेट करेंगे। फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो होगी यहां पर जोन 1 से जोन 2 के बीच में जो डिफरेंस आएगा, जो भी ऑफसेट पोजीशन जोन 1 से जोन 2 के बीच में आएगी, उस पर आप 40% कैलकुलेट करोगे।
जो आपकी ऑफसेट पोजीशन जोन 2 से जोन 3 के बीच में आएगी, है ना, जोन 2 से जोन 3 के बीच में जो आपकी पोजीशन आएगी, ऑफसेट पोजीशन होगी, उसके ऊपर आप 40% कैलकुलेट करेंगे। और फिर यहां पर जोन 1 से जोन 3 के बीच में जो भी आपकी ऑफसेट पोजीशन आएगी, उसके ऊपर आप 100% कैलकुलेट करोगे। टेबल क्लियर? इस टेबल में क्या दिया गया है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस की बात करते हैं, तो यहां पर जो हमने इस टेबल में यहां पर ये बात समझी है, ठीक है, इस टेबल में जो हमने यहां पर पढ़ा है, इसी को एक और वे में यहां पर समझते हैं। और वो क्या है, जब हम हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस की बात करते हैं, तो जो भी ऑफसेटिंग पोजीशन होगी आपकी जोन 1 में, उसके ऊपर आप 40% कैलकुलेट करोगे। उसके बाद में जोन 2 से जोन 3 के बीच में, जोन 2 से जोन 3 के बीच में जो भी यहां पर आपकी ऑफसेटिंग पोजीशन आएगी, उसके ऊपर आप 30% कैलकुलेट करोगे। उसके बाद में जोन 1 से जोन 2 के बीच में जो भी ऑफसेटिंग पोजीशन आएगी, उसमें आप 40% कैलकुलेट करोगे, है ना। और 2 से 3 में जो भी आएगा, उसमें भी आप 40% कैलकुलेट करोगे। उसके बाद में जो यहां पर 1 से 3 के बीच में डिफरेंस आएगा, उसके ऊपर आप 100% कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जोन 1 में 40%, जोन 2 और जोन 3 दोनों में सेम है, यहां पर देख लो, चाहे जोन 2 में 30% है, जोन 3 में 30% है, दोनों में सेम है, इसलिए वहां पर हमने दोनों के लिए एक ही लिखा हुआ है यहां पर 30%, ठीक है। 1 से 2 में जाओगे और 2 से 3 में जाओगे, दोनों के लिए 40% है, ये देख लीजिए यहां पर, है ना। यहां पर भी 40%, यहां पर भी 40%। 1 से 2 में, 2 से 3 में जाओगे 40% हो जाएगा। उसके बाद में 1 से 3 में जाओगे 100%। ये 4 पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे, तब जाकर आपके पास में हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस आएगा। ऑफसेट पोजीशन क्या है बताओ भाई? ये मैं स्टार्टिंग में जो बहुत फोकस कर रहा था ना, ऑफसेटिंग पोजीशन, ये ऑफसेटिंग का मतलब है ऑफसेट पोजीशन। बताओ क्या है ऑफसेट पोजीशन? इसलिए तो पहले आपको कैलकुलेट करवाया था, जो ऑफसेट पोजीशन में आपसे कैलकुलेशन करवा रहा था, निकलवा रहा था, वो इसलिए तो था कि आप पहले ऑफसेट पोजीशन को समझ लो, क्योंकि पूरा का पूरा जो खेल है वो ऑफसेट पोजीशन का रहेगा यहां पर आगे चल के, क्योंकि पूरा पूरा इसी के ऊपर फोकस रहेगा, बार बार यही शब्द हम इस्तेमाल करते रहेंगे, ऑफसेट। तो स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, वो इसीलिए है। जो यहां पर आपकी दोनों साइड कॉमन वैल्यू होगी, है ना, कॉमन पोजीशन इन लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट में जो भी यहां पर मैचिंग वैल्यू है, कॉमन पोजीशन है, दैट इज द ऑफसेट वैल्यू। चलो ये क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। यहां पर है हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस, तो वी हैव यहां पर 3 टाइम जोन है हमारे पास में। अगर हम देखते हैं यहां पर हमारे पास में इट इज द जोन 1, ये हमारे पास में जोन 2 है और ये जोन 3 है। जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 में हमारे पास में टाइम बैंड है अप टू 1 मंथ, तो 100 करोड़ मार्केट वैल्यू है। एंड यहां पर जो रिस्क वेट है वो भी आपको दिया गया है। रिस्क वेट कितना है इसमें? 0% है। 1 to 3 मंथ्स में 500 है, 0.20%। 3 से 6 महीने में 3750 माइनस में है, रिस्क वेट रहेगा 0.40%। 6 से 12 महीने में आपका 1570, 0.70। उसके बाद में जोन 2 में 1 से 2 साल में मार्केट वैल्यू 1429। 2 से 3 साल में -1364 है, एंड 3 से 4 साल में -167 है। दीज आर द रिस्क वेट। उसके बाद में 4 से 5 साल में 685, 5 to 7 ईयर 559, एंड 7 to 10 ईयर्स में शॉर्ट पोजीशन है -172। 10 से 15 साल का -133, ये भी शॉर्ट पोजीशन है। 15 से 20 साल में लॉन्ग पोजीशन है 103 की। दीज आर द रिस्क वेट। तो सबसे पहले तो आप यहां पर रिस्क वेट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रिस्क वेट वैल्यू। और यहां पर अगर मैं कूपन रेट की बात करूं, तो कूपन रेट कितना है यहां पर? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, हियर इज द कूपन रेट मोर देन 3%। 3% से ज्यादा का कूपन रेट है, इसलिए आपको टाइम बैंड यहां पर एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो टाइम बैंड है वो एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि कूपन रेट 3% से ज्यादा का है। चलिए, कोई बताएगा मुझे कैलकुलेट करके हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस? चलो आपको 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट फटाफट ट्राई कीजिए। आप सभी जल्दी जल्दी ट्राई करो, यहां पर फटाफट फटाफट आप सभी ट्राई कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 100 का 0% निकाल लो, 500 का 0.20% निकाल लीजिए, है ना, ऐसे करके कैलकुलेट करते जाओ। डन। चलो भाई, तो कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर, कैलकुलेशन करते हैं। तो 100 का 0% कैलकुलेट करोगे तो 0 आ जाएगा यहां पर। उसके बाद में 500 का 0.20% कैलकुलेट करोगे 1 आ जाएगा। 3750 का 0.40% कैलकुलेट करोगे तो यहां पर -15 आ जाएगा। 1570 का 0.70 कैलकुलेट करोगे तो 11 आ जाएगा। एंड अब आ जाते हैं जोन 2 में। जोन 2 में आप इसका 1429 का 1.40% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपके पास में 20। रिस्क वेट है, दीज आर द रिस्क वेट। उसके बाद में -1364 का 2.20 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -30। 167 का आप कैलकुलेट करेंगे 3% तो इट विल बी -5। उसके बाद में 685 का 3.65% कैलकुलेट करोगे 25। इसका 559 का 4.65% कैलकुलेट करोगे 26। 172 का कैलकुलेट करोगे 5.80% तो ये होगा आपका यहां पर -10। उसके बाद में -133 का 7.5% कैलकुलेट करोगे तो -10 आएगा। एंड 103 का 8.75% कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 9। तो यहां पर हमारे पास में जोन 1 के रिस्क वेट आ गए, जोन 2 के रिस्क वेट आ गए, जोन 3 के रिस्क वेट आ गए यहां पर। तो सबके जो रिस्क वेट हैं वो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, सबके रिस्क वेट हमारे पास में आ गए। अब हमें क्या करना है यहां पर, अब हम देखेंगे हमारे पास में नेट लॉन्ग पोजीशन कितनी है। तो भाई नेट लॉन्ग पोजीशन प्लस वाले देख लो, प्लस कितना है, प्लस एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो 0, 1 और 11 सबको जोड़ के कितना आ गया 12, 12 आ गया यहां पर। और शॉर्ट पोजीशन कितनी है 15। तो आपके पास में नेट लॉन्ग है 12 का और नेट शॉर्ट है आपके पास 15। तो ऑफसेट निकालिए कि यहां पर ऑफसेट कितना है। तो भाई मिनिमम 12 और 15 में से 12 और 15 में से मिनिमम देखो कितना है 12। तो ऑफसेट पोजीशन आपकी कितनी है 12। तो आप क्या करोगे 12 का 40% निकालोगे, जो हमने बात की थी ना जो टेबल में 40% निकालोगे, 12 का 40% निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस आपका Z1 के लिए आ जाएगा कितना, 12 का 40% आएगा 4.8 करोड़। क्लियर? बता दो, यहां तक मुझे बता दो सभी को क्लियर है क्या, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक की कैलकुलेशन समझ में आ गई? तो ये हमने क्या किया है, ये हमने हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस, एचडी का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस, Z1 का मतलब है जोन 1। तो जोन 1 का हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ऑफसेट पोजीशन हमारे पास 12 है, 12 का 40% कैलकुलेट कर लिया 4.8 करोड़। उसके बाद में अब इसी तरह हम किसका कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही हम दूसरा किसका कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही हम इसका दूसरे का निकालेंगे, जोन 2 का निकालेंगे। तो जोन 2 में देखो यहां पर आपकी लॉन्ग पोजीशन कितनी है 20, शॉर्ट पोजीशन कितनी है 30 और 5, 35 आ जाएगी। 20 और 35 हो जाएगा। 20 और 35 में मिनिमम कौन सा है, छोटा कौन सा है 20, 20 आएगा। 20 का आप क्या करोगे, जो ऑफसेट पोजीशन आपकी 20 आएगी, 20 का आप 30% कैलकुलेट करोगे, कितना निकालोगे 20 का 30% निकालोगे आप। तो आपकी लॉन्ग पोजीशन कितनी है यहां पर, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन आपकी 20 होगी, नेट शॉर्ट पोजीशन कितनी है आपकी 30 हो गई। तो 20 30 में से ऑफसेट पोजीशन कितनी होगी 20, तो आप हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस Z2 में 20 का आप निकालोगे 30%, तो कितना आ गया 6 करोड़ आ गया आपका, यहां पर 6 करोड़ आ गया। इसी तरीके से आप इसका निकाल लोगे यहां पर। इसमें देखिए, इसमें इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तीनों को 9, 25, 26 और ये दोनों आपके एक साथ हो जाएंगे -10 -10। तो जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो हो गई आपकी 60, 25, 26, 9, ये सब मिलाकर कितने हो गए 60। और नेट जो शॉर्ट पोजीशन है वो हो गई 20। तो दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन है 20। तो 60 और 20 में यहां पर 20 दोनों में कॉमन है तो 20 आ जाएगा। फिर आप हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस निकालेंगे Z3 का 20 का 30%, क्योंकि Z2 और Z3 दोनों के लिए 30% होता है, यहां पर दोनों के लिए कॉमन है तो इसका 30% निकालोगे 6 करोड़ 6 करोड़। तो आपने Z1 का निकाल लिया, Z2 का निकाल लिया, Z3 का निकाल लिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? अब आपके 3 पोजीशन और बची है ना, 3 चीजें आपकी और बची हुई है आपकी।
Z1 से Z2, Z2 से Z3 और Z1 से Z3, तीन और बची हुई। तीन तो आपने निकाल ली। एक पहले तो आपने निकाला किसके लिए? Z1 के लिए, फिर Z2 के लिए, फिर Z3 के लिए। फिर जो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे Z1 से Z2, Z2 से Z3 और फिर लास्ट में Z1 से Z3। ठीक है, चलो उसमें भी बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो भाई यहां पर अब हम Z1 से Z2 निकालेंगे। तो अगर हम जब Z1 से Z2 में जा रहे हैं तो हमारे पास में ऑफसेट पोजीशन कितनी है यहां पर? ठीक है, ऑफसेट पोजीशन कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है? तो Z1 से Z2 में जाएंगे तो हमारे पास में 0 कैलकुलेट होकर आ रही है पोजीशन यहां पर, है ना। Z1 से Z2 में हमारे पास में जो पोजीशन है वो कितनी कैलकुलेट हो रही है? 0। जीरो क्यों कैलकुलेट हो रही है? कोई बताएगा मुझे? जीरो क्यों आ रही है कैलकुलेट होकर? हाँ, क्यों आ रही है जीरो? बताओ। इसका निकालो, इसका यहां पर ऑफसेट, इसकी नेट पोजीशन निकालिए कितनी है। यहां पर नेट पोजीशन निकालो कितनी है। नेट पोजीशन कितनी है यहां पर? बताओ भाई, नेट पोजीशन बताओ इसमें कितनी है। तो ये आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं कितना, मैं भी आपके साथ साथ कैलकुलेट करता चलता हूं। तो 11 और ये 12 हो जाएगा। 12 में से आप 13 को माइनस करोगे। जब 13 को माइनस करोगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। फिर इसमें आप नेट पोजीशन निकालो। ठीक है, ये नेट पोजीशन आ गई ना यहां पर -3। इसकी नेट पोजीशन निकालो कितनी आई यहां पर, इसकी नेट पोजीशन। तो भाई 35 में से जो माइनस होने के बाद में आपका यहां पर आया -15। तो -30 -15 ऑफसेट पोजीशन कितनी है? दोनों के बीच में ऑफसेट पोजीशन कितनी आ रही है आपकी कैलकुलेट होकर? चेक करो, एक बार चेक कीजिए, दोनों के बीच में आपकी ऑफसेट पोजीशन कितनी आ रही है कैलकुलेट होकर। प्लस में कितना है? प्लस में आपके पास 0 है। माइनस में कितना? -3 प्लस यहां पर -15। तो एक साइड में आपका 0 है, लॉन्ग पोजीशन आपकी 0 है, शॉर्ट पोजीशन हो गई आपकी -18। लॉन्ग पोजीशन कितनी है आपकी? 0। शॉर्ट पोजीशन कितनी होगी? -18। -3 भी आपकी शॉर्ट पोजीशन है, ये भी शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन, तो टोटल शॉर्ट पोजीशन कितनी हुई? -18। लॉन्ग पोजीशन कितनी है? 0। समझ आ रहा है? यस और नो? तो भाई यहां पर हमारी ऑफसेट पोजीशन Z1 Z2 से कितनी होगी? 0 आ रही है। और 0 का अब जब कितना ही परसेंट निकाल लो 0 ही आएगा यहां पर। हाँ, कॉमन की बात कर रहे हैं ना, तो कॉमन कहां निकालोगे? लॉन्ग और शॉर्ट में तो कॉमन निकालोगे ना। क्या शॉर्ट को कॉमन कर दोगे? क्या शॉर्ट पोजीशन दोनों को कॉमन करोगे या लॉन्ग और शॉर्ट के साथ में कॉमन करोगे? यहां पर जब भी आप कॉमन करोगे तो लॉन्ग और शॉर्ट में कॉमन करोगे ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि लॉन्ग में कॉमन निकाल लोगे या शॉर्ट में कॉमन निकाल लोगे। नहीं, इट इज रॉन्ग। जब भी आप ऑफसेट पोजीशन निकालोगे, ठीक है, तो वो कहां से निकालोगे? लॉन्ग और शॉर्ट में निकालोगे आप। तो यहां पर Z1 से Z2 में जब हम गए हैं तो इट इज 0। ये हमारे पास 0 आई कैलकुलेट होकर। चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। तो आप देखोगे यहां पर जो हमने नेट पोजीशन कैलकुलेट की है -3 और -15 है यहां पर। तो -3 -15 दोनों की दोनों क्या है यहां पर? बोथ आर दी सेम लेवल पर, दोनों यहां पर हमारी सेम लेवल पर आ जाएंगे। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हमें Z2 से Z3 में कैलकुलेट करना है। अब हमें आना है Z2 से Z3 में आएंगे। तो Z2 में कितना है हमारा? -15। यहां पर कितना है? 40। तो अगर आप देखोगे आपकी शॉर्ट पोजीशन -15 है, लॉन्ग पोजीशन आपकी 40 की है यहां पर। तो 40 और 15 में ऑफसेट पोजीशन कितनी हो जाएगी? 15। कितना आ जाएगा? 15। तो 15 का आप Z2 से Z3 में
जो हॉरिजॉन्टल अलाउंस है Z2 से Z3 में 15 का आप 40% कैलकुलेट करोगे, कितना आ जाएगा? 6 करोड़, 6 करोड़ आ जाएगा आपका। यहां पर ना ये आपकी देखो, ये शॉर्ट पोजीशन है और ये आपकी लॉन्ग पोजीशन है, तो इसमें कॉमन कितना है? 15। शॉर्ट और लॉन्ग में, या लॉन्ग या शॉर्ट में आप ऑफसेट निकालोगे तो 15 आया, 15 का 40%, 40% निकालोगे, 6 करोड़ हो जाएगा यहां पर। चलिए उसके बाद में तीसरा है हमारा ऑफसेट पोजीशन Z1 एंड Z3। तो Z1 हमारा कितना है? -3 यहां पर है ना। Z1 कितना आ रहा है हमारा? -3। Z1 और Z3 में हमारा यहां पर 3 है ना, तो कम कॉमन पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी? 3 करोड़ आ जाएगी। 3 करोड़ का हम पूरा का पूरा 100% निकाल लेंगे तो इट विल बी 3 करोड़। ठीक है, तो हमारा 0, 6 करोड़, 3 करोड़, तो 3 हमने वहां निकाल ली थी, 3 हमारी यहां हो गई। पूरी की पूरी 6 पोजीशन हमने कैलकुलेट कर ली है ना, पूरी की पूरी 6 की 6 पोजीशन हमने कैलकुलेट कर ली यहां पर। ये हमारी 6 पोजीशन आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है टोटल हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस बताइए कितना है। कैलकुलेट करो, टोटल हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस कितना है? टोटल हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस कितना आ रहा है कैलकुलेट होकर? तो यहां पर 40% ऑफ सेटिंग पोजीशन विद Z1 आपने 4.8% कैलकुलेट किया। Z2 और Z3 के लिए आपने, Z2 के लिए, Z3 के लिए 6 करोड़ 6 करोड़ आपने कैलकुलेट किया। उसके बाद में Z1 से Z2 में है ना, Z1 से Z2 में आपका 0 आया था, Z2 से Z3 में आपका 6 करोड़ आया। उसके बाद में 100% आपने निकाला किसमें? Z1 से Z3 में 3 करोड़ ही आया। तो सबको उठाकर क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए। 4.8 6663 तो 25.8 कितना हो जाएगा? 25.8 करोड़ हमारा कैलकुलेट होकर आ गया यहां पर। ठीक है, हमारा कितना आ गया? 25.8 करोड़ आ गया। 25.8 करोड़ हमारा यहां पर कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 25.8 करोड़। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस है हमारा, दैट इज 25.8 करोड़। 25.8 करोड़ हो जाएगा हमारा। और अगर हमें नेट पोजीशन कैलकुलेट करनी है, हमारी नेट पोजीशन कितनी है? अगर हमें नेट पोजीशन कैलकुलेट करने की बात आती है तो नेट पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई यहां पर -3, -15 और +40। ठीक है, तो नेट पोजीशन कितनी है? 22 करोड़ की। 22 करोड़ की नेट अनमैच्ड पोजीशन है और 25.8 करोड़ हमारा यहां पर क्या हो गया? टोटल हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस। डिसअलाउंस कैपिटल चार्ज, यस, जो डिसअलाउंस है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल चार्ज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो क्या लग रहा है, डिसअलाउंस बहुत टफ है या हो जाएगा? कर लेंगे है ना, ये डिसअलाउंस जो है वो हो जाएगा या बहुत टफ है? देखो समझ में तभी आता है जब आप क्या करते हैं, मॉड्यूल भी आपने पूरा पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें आप जिस छोटी छोटी बातें जो है वो पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया। जो बेस है वो आपका ठीक ठाक हो गया है ना, बेस जो है वो आपका बढ़िया हो गया है, इसलिए अब आपको ये सब चीजें समझ में आने लगी हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होने लगी अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, तो इसलिए धीरे धीरे समझ में आने लगा है। चलो इसको एक क्वेश्चन और ट्राई करो। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अब खुद से कैलकुलेट करो। यहां पर अनमैच्ड पोजीशन यही है ना, देखो यहां पर अनमैच्ड पोजीशन क्या है, ये -3 है, ये -15 है, ये 40 है, तो इनके बीच की नेट वैल्यू निकाल लो। नेट पोजीशन कितनी आएगी? तो -3 -15 कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा, और ये कितना है आपका 40,
40 है, तो इसकी जो बीच का इनकी जो नेट वैल्यू है कितने आएंगे, 22 करोड़। दिस इज द नेट पोजीशन। नेट पोजीशन का मतलब है जो आपकी यहां पर ओपन पोजीशन है मार्केट में, अभी जो ओपन पोजीशन है मार्केट में, दैट इज। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी जल्दी ट्राई करो आप लोग, ये वाला। तो XYZ बैंक हैज नेट ओपन पोजीशन एज अंडर, है ना, ये डिसअलाउंस की केस स्टडी है। XYZ बैंक हैज नेट पोजीशन ओपन पोजीशन एज अंडर सिक्योरिटीज, यहां पर 100 करोड़ की है, मैच्योरिटी पीरियड 2 साल का है, रिस्क वेटेड पोजीशन 450 करोड़ की है, 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, -100 करोड़ 6 मंथ का मैच्योरिटी पीरियड है, -50 करोड़ डेरिवेटिव 2 साल का यहां पर मैच्योरिटी है। कैलकुलेट वर्टिकल डिसअलाउंस। वर्टिकल डिसअलाउंस बताइए कितना आएगा यहां पर। चलो फटाफट फटाफट कैलकुलेट कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप लोग हवा में उड़ा दोगे, ये क्वेश्चन तो आप लोग हवा में ही उड़ा दोगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब भी वर्टिकल डिसअलाउंस की बात करेंगे, जब भी वीडी की बात करेंगे, तो सेम मैच्योरिटी पीरियड की बात करेंगे। सेम मैच्योरिटी पीरियड कितना है, तो सेम मैच्योरिटी 2 साल का है, 2 साल का है ना, यही तो है सेम मैच्योरिटी। ये 5 ईयर से 6 मंथ है, इससे कोई लेना देना है नहीं यहां पर। तो 2 साल में सिक्योरिटीज कितनी, 100 करोड़, है ना, डेरिवेटिव कितना 50 करोड़। तो दोनों में ऑफसेट पोजीशन कितनी है, दोनों की ऑफसेट पोजीशन निकालो कितनी। तो यहां पर 100 करोड़ या 50 करोड़, ऑफसेट पोजीशन कितनी आई, ऑफसेट पोजीशन है आपकी यहां पर 50 करोड़ की, ठीक है। 50 करोड़ का कितना निकालोगे, 5%, 5% निकालोगे यहां पर, ठीक है। क्या करोगे, जो जितनी भी ऑफसेट पोजीशन आएगी उसका आप क्या निकालोगे, 5% कैलकुलेट करोगे यहां पर, और 50 करोड़ का 5% निकालोगे कितना आएगा, 2.5 करोड़। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इस तरह का जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया था। चलिए कैलकुलेट टोटल हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग अपने पास में इसका फोटो खींच के रखना चाहो तो फोटो खींच लो इसको अपने पास में, है ना। इसको खुद से कैलकुलेट करना, इस क्वेश्चन को खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, ये वाला, ठीक है। ये आप खुद से कैलकुलेट करके लाना है। कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल टोटल हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस, वो कितना रहने वाला है। चलो यूट्यूब पर आते हैं, वहां पर भी कुछ केस स्टडीज हम लोग डिस्कस करेंगे, लिंक आपको शेयर कर रहा हूं मैं। अब यूट्यूब पर हम लोग मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अडोर्सन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बीएफएम की केस स्टडी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बीएफएम की केस स्टडीज को लेकर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एंड बीएफएम की सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज रहने वाली हैं जिनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड ये जो केस स्टडीज हैं सारी एग्जाम लेवल की केस स्टडीज रहेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करना है ईच एंड एवरी केस स्टडी की, सो दैट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल टाइम में क्लियर किया जा सके। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो केस स्टडी है वो आपकी क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर से रिलेटेड है। तो कहाँ पर कितना क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर्स एप्लीकेबल होगा, पहले उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मैकमिलन की बुक है तो उसमें ये अवेलेबल है, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टैंड बाई एलसी है ना, फाइनेंशियल गारंटी एक्सेप्टेंस है, तो जनरल गारंटीज ऑफ इंडेफनेस, वहां पर जो सीसीएफ फैक्टर है वो 100% का रहेगा। उसके बाद में अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कंटिजेंट आइटम्स हैं, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स को लेकर है, बिड बॉन्ड है, यहाँ पर वारंटीज हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट जो रिलेटेड है ब्रॉड ट्रांजैक्शंस को लेकर, वहां पर जो सीसीएफ है वो 50% एप्लीकेबल होगा, 50% का क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर आएगा। वहीं पर अगर कोई डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है दैट इज कोलेक्टराइज्ड बाय अंडरलाइंग शिपमेंट, तो वहां पर 20% का क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लगेगा। सेल एंड परचेज एसेट सेल विद रिकर्स विद क्रेडिट रिस्क मेंटेन विद द बैंक, यहाँ पर जो सीसीएफ है वो 100% जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर नोट इंश्योरेंस फैसिलिटीज, रिवॉल्विंग अंडरलाइंग फैसिलिटीज में अगर जो फॉरवर्ड परचेज या फॉरवर्ड डिपॉजिट्स यहाँ पर ट्रांजेक्शन है तो उसमें 50% का क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लगेगा। जो अदर कमिटमेंट्स हैं बैंक की तरफ से, अगर कोई अदर कमिटमेंट किया गया है, फॉर्मल स्टैंड बाई फैसिलिटीज है, क्रेडिट लाइन है यहाँ पर, तो 50% का यहाँ पर जो CCF है वो जाएगा। उसके बाद में सिमिलर कमिटमेंट है, ओरिजिनल मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर की है, तो वहाँ पर 20% का जो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर है वो एप्लीकेबल होगा। एंड उसके बाद में अगर हम इन कमिटमेंट्स दैट इज अनकंडीशनली कैंसिल्ड एट एनी टाइम बाय द बैंक विदाउट प्रायर नोटिस, वहाँ पर जो CCF है वो 0 लगेगा। उसके बाद में टेक आउट फाइनेंस को लेकर अगर हम लोग बात करें, जो अनकंडीशनल टेक आउट फाइनेंस है वहाँ पर 100% का CCF है, और जो कंडीशनल टेक आउट फाइनेंस है तो वहाँ पर 50% का जो CCF है वो एप्लीकेबल होगा, 50% का CCF लागू हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर दी पॉइंट्स, ये हमारे पास में यहाँ पर CCF के रेट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पर एक केस स्टडी आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये केस स्टडी कहती है LC लेटर ऑफ क्रेडिट विद इन रिटेल पोर्टफोलियो दैट इज AAA रेटेड सिक्योरिटीज, 3000 करोड़ की है, 3000 करोड़ की है, स्टैंड बाई LC एज फाइनेंशियल गारंटी के तौर पर, दैट इज A रेटेड कंपनी 2000 करोड़ की है, स्टैंड बाई LC पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन AA रेटेड कंपनी 1000 करोड़ है, परफॉर्मेंस बॉन्ड बिड बॉन्ड्स अनरेटेड कंपनी 2000 करोड़ की है, फाइनेंशियल गारंटीज AA रेटेड कंपनी 1000 करोड़ की है, कंफर्म्ड LC फॉर इंपोर्ट्स AAA रेटेड कंपनी 1000 करोड़ की है। तो अगर आप देखेंगे दीज आर दी ट्रांजेक्शंस, ये बैंक की पोजीशन है यहाँ पर, ये बैंक ने कुछ गारंटीज कुछ LC इशू कर रखे हैं यहाँ पर। तो इसी को लेकर एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अमाउंट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स RWA फॉर LC विद इन रिटेल पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर AAA रेटेड सिक्योरिटीज को लेकर तो कितना होगा यहाँ पर, है ना, हमें क्या करना है, जो RWA है रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले CCF का यूज करना पड़ेगा, फिर हमें RW रिस्क वेट का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास में कैलकुलेशन होकर आएगी। तो 120 करोड़ है, 150 करोड़ है, 300 करोड़ है, या 1000 करोड़ होगा यहाँ पर। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें तो दैट हमारा करेक्ट आंसर मिले, हम करेक्ट आंसर के ऊपर यहाँ पर टिक कर पाए। चलिए ध्यान से पढ़ते चलिए और मेरे साथ में शेयर करते चलिए कि हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 120 करोड़ का, 120 करोड़ का हो जाएगा यहाँ पर। 120 करोड़ कैसे आया है, आइए हम उसको चेक कर लेते हैं। तो 120 करोड़ कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर देखना है किसकी बात कर रहे हैं, LC विद इन रिटेल पोर्टफोलियो। तो LC विद इन रिटेल पोर्टफोलियो AAA सिक्योरिटीज हैं जो हमारे पास में 3000 करोड़ की हैं। कितनी है, 3000 करोड़। तो अगर हम सबसे पहले CCF की बात करें तो LC रेटेड पोर्टफोलियो है ना, जो LC रेटेड पोर्टफोलियो है उसमें अगर आप देखोगे जो CCF है वो 20% एप्लीकेबल होगा। टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज 3000 करोड़। तो 3000 करोड़ का आप 20% निकालोगे तो 20% कितना आया, 600 करोड़, 600 करोड़ आ गया। अब जो 600 करोड़ आया है, ठीक है, जो 600 करोड़ आपका कैलकुलेट होकर आया है, फिर उसमें आप रिस्क वेट लगाओगे यहाँ पर। तो इसमें जो रिस्क वेट है वो कितना एप्लीकेबल होगा, रिस्क वेट लगेगा यहाँ पर 20%। अब रिस्क वेट किसके हिसाब से लगा, क्योंकि यहाँ पर AAA रेटेड है यहाँ पर, है ना, ये कैसा है, रेटिंग है यहाँ पर AAA। तो रेटिंग के हिसाब से जो रिस्क वेट है वो कैलकुलेट होगा यहाँ पर, है ना, जो भी रिस्क वेट कैलकुलेट होगा वो रेटिंग के हिसाब से है। तो AAA पर जो रिस्क वेट है वो 20% एप्लीकेबल होता है। तो 600 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, दैट इज 120 करोड़ हो जाएगा। 120 करोड़ हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर स्टैंड बाई LC। जो यहाँ पर स्टैंड बाई LC है, ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, जो स्टैंड बाई LC है उसमें एज फाइनेंशियल गारंटी A रेटेड कंपनी, ऑप्शन ए कहता है 120 करोड़। तो अगर आप यहाँ पर किसकी बात करेंगे, जो स्टैंड बाई LC है एज ए फाइनेंशियल गारंटी के तौर पर दिया हुआ है, उसमें रिस्क वेटेड एसेट्स की अमाउंट बताइए।
जो रिस्क वेटेड एसेट्स है उसकी अमाउंट कितनी होगी यहाँ पर, अगर ए रेटेड में है तो ऑप्शन ए कहता है 120 करोड़ होगा, 120 करोड़, बी कहता है 150 करोड़, सी कहता है 300 करोड़, डी कहता है 1000 करोड़। तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, जब हम इसमें कैलकुलेशन करने बैठेंगे कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा हमारे पास में, भाई यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा दिस इज 1000 करोड़। अब ये 1000 करोड़ कैसे आया, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। स्टैंड बाई एलसी की बात हो रही है, तो स्टैंड बाई एलसी को जब एज ए फाइनेंशियल गारंटी के तौर पर दिया गया है तो यहाँ पर ए रेटेड कंपनी, तो यहाँ पर कितने का, बैंक ने 2000 करोड़ के इशू कर रखे हैं, बैंक ने 2000 करोड़ के इशू कर रखे हैं, 2000 करोड़ के जारी कर रखे हैं यहाँ पर। अब ये जो 2000 करोड़ के इशू हो रखे हैं, 2000 करोड़ के जारी हो रखे हैं, तो इसमें हमें पहले सीसीएफ जो फैक्टर है उसको अप्लाई करना है कि क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कितना एप्लीकेबल होगा। तो स्टैंड बाई एलसी जो फाइनेंशियल गारंटी के तौर पर है वहां पर जो सीसीएफ फैक्टर है वो 100% का एप्लीकेबल हो जाएगा। ये 100% हमने वहीं से लिया है जो हमने आपको स्टार्टिंग में एक जो लिस्ट है आपके साथ में शेयर की थी, जो शुरू में एक लिस्ट आपके साथ में शेयर की थी वहीं से हमने लिया है ये 100%। उसके बाद में अगर हम एडजस्टेड एक्सपोजर की बात करते हैं तो एडजस्टेड एक्सपोजर कितना होगा, देखिए ये यहाँ पर हमारा 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, तो 2000 करोड़ का 2000 करोड़ का हम 100% कैलकुलेट करेंगे, 2000 करोड़ का पूरा 100% निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, पूरा 2000 करोड़ आ जाएगा यहाँ पर। तो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर इंप्लीमेंट करने के बाद में पूरा 2000 करोड़ आ गया। अब उसके बाद में ये जो स्टैंड बाई एलसी है इसकी रेटिंग कितनी है, तो इसकी रेटिंग है यहाँ पर ए रेटिंग कंपनी है, ए रेटिंग है इसकी। अगर ए रेटिंग है तो ऐसे केस में रिस्क वेट कितना होगा, तो जो ए रेटिंग है उसके लिए जो रिस्क वेट है वो 50% होता है, 50% का रिस्क वेट रहता है यहाँ पर। तो जो हमारे पास में 2000 करोड़ आया है, 2000 करोड़ है, उसका हम 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 करोड़। तो हमारा जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो यहाँ पर हो जाएगा ₹1000 करोड़, 1000 करोड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसी तरीके से आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट्स फॉर दी स्टैंड बाई एलसी। अगर यहाँ पर जो स्टैंड बाई एलसी है ना, स्टैंड बाई एलसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, प्रीवियस जो पहले था वो फाइनेंशियल है ना, पहले जो है वो किसके लिए था, फाइनेंशियल गारंटी के लिए है था यहाँ पर। अब ये जो स्टैंड बाई एलसी है, अगर इस स्टैंड बाई एलसी की बात करूं ये किसके लिए है, ये यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए है और इसकी जो रेटिंग है वो AA की है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले इसमें स्टैंड बाई एलसी में हमें सीसीएफ फैक्टर एप्लीकेबल करना होगा। तो यहाँ पर जो स्टैंड बाई एलसी है उसमें हमारा सीसीएफ फैक्टर एप्लीकेबल होगा और जो सीसीएफ फैक्टर है वो एप्लीकेबल होगा पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो सीसीएफ है वो कितना लगेगा, सीसीएफ हमारा जाएगा 50% का, है ना, सीसीएफ हमारा कितना लगेगा 50% का सीसीएफ एप्लीकेबल होगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखोगे जो स्टैंड बाई एलसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है। अब यहाँ जो 1000 है, 1000 का आप 50% कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 का 50% निकालोगे, ठीक है, क्योंकि जो सीसीएफ कितना 50% का, तो आपका आ जाएगा 500 करोड़, 500 करोड़ आ जाएगा। अब ये जो 500 करोड़ आपके पास कैलकुलेट होकर आया है इसका अब आपको रिस्क वेटेड एसेट्स निकालना है। तो रेटिंग कितनी है, AA। जो AA रेटिंग है उसके लिए रिस्क वेटेड कितना, रिस्क वेट जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो कितना होगा, है ना, जो रिस्क वेट परसेंटेज है फैक्टर है वो कितना लगेगा, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा 30%, 30% का एप्लीकेबल होगा। तो जो आपके पास में सीसीएफ इंप्लीमेंट करने के बाद में क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लगाने के बाद में जो 500 करोड़ आया है, तो 500 करोड़ का 500 करोड़ का आप 30% कैलकुलेट करोगे, 500 करोड़ का आप 30% निकालोगे और जब 500 करोड़ का 30% निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 150 करोड़, 150 करोड़ हो जाएगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कितना होगा 150 करोड़, 150 करोड़, ठीक है। तो इट इज द आंसर। तो यहाँ पर हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक कर देंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा मैं पहले आपको बता देता हूं, याद कर लो, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको सीसीएफ बताया है और यहां पर आपको बता रहा हूं रिस्क वेट, इसके लिए रिस्क वेट कितना लगेगा। तो रिस्क वेट है यहाँ पर जो AA रेटेड बॉन्ड है उसमें 20% का रिस्क वेट लगता है। अगर AA रेटेड कोई लोन है यहाँ पर उसमें 30% का रिस्क वेट जाएगा। उसके बाद में BBB रेटेड कोई बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें 100% रिस्क वेट रहेगा। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, AA के लिए 20%, AA के लिए 30% और BBB के लिए यहाँ पर 100% जाएगा, ठीक है। यहां से भी आप याद कर सकते हैं, यहां से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये भी हो जाएगा क्रेडिट असेसमेंट ऑफ सॉवरन
एंड यहाँ पर क्रेडिट असेसमेंट इन इंडिया। तो भाई यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ट्रिपल ए से डबल ए में 20% चलाएगा, ए प्लस से ए माइनस में यहाँ पर 50% जाएगा, ट्रिपल बी प्लस से ट्रिपल बी में 100%, बिलो ट्रिपल बी 150%, अनरेटेड में 100% यहाँ पर चला जाएगा। तो ये क्रेडिट असेसमेंट ऑफ सॉवरन, और ये ओनली सिंपल क्रेडिट असेसमेंट, तो ये फॉरेन कंट्रीज के लिए होता है और ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर परफॉर्मेंस बॉन्ड एंड बिड बॉन्ड। अगर यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस बॉन्ड है, बिड बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कैसा है, अनरेटेड है यहाँ पर, है ना, किस तरह का बॉन्ड है, अनरेटेड है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेट। तो रिस्क वेट का ये है ना, जो रिस्क वेट एसेट्स हैं RWA है, इसकी जो अमाउंट है वो कितनी होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन ए कहता है 120 करोड़, बी कहता है 150 करोड़, सी कहता है 300 करोड़, डी कहता है 1000 करोड़। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी के ऊपर टिक करेंगे। दिस इज 1000 करोड़, 1000 करोड़ हो जाएगा यहाँ पर। एंड 1000 करोड़ कैसे आया है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। परफॉर्मेंस बॉन्ड एंड बिड बॉन्ड की बात हो रही है, तो देखिए परफॉर्मेंस बॉन्ड या बिड बॉन्ड हमारे पास में अनरेटेड 2000 करोड़ के हैं, 2000 करोड़ के हैं। तो अगर परफॉर्मेंस बॉन्ड बिड बॉन्ड है तो उसमें CCF फैक्टर एप्लीकेबल होता है। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कितना एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर 50% का क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर एप्लीकेबल होगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2000 करोड़ का 2000 करोड़ का 50% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1000 करोड़, 1000 करोड़ आएगा। अब जो 1000 करोड़ आया है, अब ये कैसा है, अनरेटेड कंपनी है। अब अनरेटेड कंपनी है तो उसमें जो रिस्क वेट है वो कितना होगा, रिस्क वेट लगेगा यहाँ पर 100% का, है ना, जिसकी कोई रेटिंग नहीं, अनरेटिंग में कितना लगेगा, 100% एप्लीकेबल होगा। तो आप क्या करेंगे, जो 1000 है, 1000 का पूरा 100% निकालोगे तो 1000 करोड़ आ जाएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, डी के ऊपर टिक कर देंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर फाइनेंशियल गारंटी। तो भाई यहाँ पर जो फाइनेंशियल गारंटी है, ठीक है, फाइनेंशियल गारंटी डबल ए रेटेड कंपनी है, 1000 करोड़ की है। इसमें बताओ यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट्स कितनी होगी, डबल ए रेटेड कंपनी है तो 120 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़ या 1000 करोड़, कितना एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें भी उसी तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारे पास में फाइनेंशियल गारंटी है, तो फाइनेंशियल गारंटी का हम पहले CCF कैलकुलेट करेंगे, पहले हम क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, और जो फाइनेंशियल गारंटी है जब उसका क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट होगा तो इट विल बी डबल ए रेटेड, है ना, ये क्या होगा, डबल ए रेटेड में आएगा। और यहाँ पर डबल ए रेटेड कंपनी है तो फाइनेंशियल गारंटी का जब क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो इट इज 100%, कितना आ रहा है, पूरा 100% आ रहा है यहाँ पर। अब जो आपका 1000 है, ये जो वैल्यू है फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू कितनी, 1000, 1000 है तो 1000 का पूरा 100% निकालोगे तो कितना कन्वर्जन होगा, कितना आ जाएगा, 1000 करोड़ ही आ जाएगा। लेकिन ये कैसा है, डबल ए रेटेड कंपनी है, और डबल ए रेटेड जो अगर कंपनी है तो उसका जो रिस्क वेट है ना, रिस्क वेट कितना है उसका, 30% का, 30% का रिस्क वेट एप्लीकेबल होता है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, जो 1000 है उसका 30% निकालोगे तो कितना आया यहाँ पर, दिस इज 300 करोड़। तो 1000 का 30% निकालोगे 300 करोड़, और वही हमारा जो आंसर है यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगेन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमने क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर्स की बात की, तो डायरेक्ट क्रेडिट सब्स्टिट्यूट, जनरल गारंटीज, इंडेप्टनेस, स्टैंड बाई LC, सर्विंग फाइनेंशियल गारंटी फॉर लोन सिक्योरिटीज 100% का रहेगा। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कंटीजेंट आइटम, परफॉर्मेंस बॉन्ड, बिड बॉन्ड, वारंटीज, इंडेमनिटीज 50% जाएगा। शॉर्ट टर्म और सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड लेटर ऑफ क्रेडिट है यहाँ पर, तो 20% का जाएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में। ठीक है, तो दीज आर दी CCF, ये CCF है। तो CCF का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर को लेकर पूरी की पूरी केस स्टडी इस टाइप की बन सकती है, या इसके ऊपर सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। ऑफिसर्स अडल्ट इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केस स्टडीज़ को लेकर, है ना। केस स्टडीज़ का जो सिलसिला है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और आज भी हम आपके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़। इनको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, BFM की केस स्टडीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं,
और बीएफएम की हम लगातार पेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बीएफएम की पेड क्लासेस डेली आ रही हैं 9 PM पर। डेली हम आपको 9 PM पर क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और ये क्लास आपको मिल जाएगी सीआईबी के महापैक 2.0 में। अगर आपके पास सीआईबी का महापैक 2.0 है तो उसमें ये क्लास हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं 9 PM पर। तो सीआईबी के महापैक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके पास सीआईबी का महापैक नहीं है तो जल्दी से ले लीजिएगा और 9 PM पर डेली क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करो, क्योंकि आज हमने सीआरआर, एसएलआर, एनडीटीएल की केस स्टडीज डिस्कस की, सीआरआर है ना, सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की केस स्टडी डिस्कस की, तो उनका बेनिफिट आपको इंस्टेंट बेसिस पर मिलेगा। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसके बेसिस पर पहला क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज बीन टॉक अबाउट द पैसेज। ये जो ऊपर पैसेज दिया गया है इसमें कौन से अकाउंट के बारे में बात की जा रही है ना, कौन से अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, एनआरई अकाउंट होगा, एनआरओ अकाउंट है, एफसीएनआर बी अकाउंट है या एसएनआरआर अकाउंट है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आईएनआर डिपॉजिट करने की बात आती है, अगर कोई एनआरआई पर्सन है ना आईएनआर डिपॉजिट करना चाहता है तो ऐसे केस में वहां पर जो अकाउंट काम आएगा वो एनआरओ अकाउंट। लेकिन अगर किसी एनआरआई पर्सन को फिक्स डिपॉजिट करना है और वो भी किस में, फॉरेन करेंसी में, अगर कोई एनआरआई पर्सन फिक्स डिपॉजिट करना चाहता है, टाइम डिपॉजिट करना चाहता है बैंक के पास में, ठीक है, तो ऐसे केस में उसे जो अकाउंट काम आएगा उसका नाम है एफसीएनआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। बी का मतलब होता है बैंक। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर परमिटेड टू ओपन एंड मेंटेन दीज अकाउंट विच ऑथराइज डीलर्स and bank authorized by the Reserve Bank of India. Such accounts deposit may be accepted in any permissible country. NRI can open these account only in the form of the deposit are foreign currency, है ना, जो deposits हैं वो किस में, foreign currency में रहेगा, and are repaid currencies of the issue with interest in foreign currency itself. तो यहां पर कौन सा अकाउंट हो जाएगा, FCNRB अकाउंट यहां पर, ठीक है। तो जब भी टर्म डिपॉजिट की बात आएगी यहां पर, ठीक है, जब भी टर्म डिपॉजिट की बात आएगी तो FCNRB अकाउंट की हम लोग बात करेंगे। क्योंकि यहां पर एक लाइन ये लिखी हुई है, डिपॉजिट्स में बी एक्सेप्टेड, है ना, इन एनी परमिसिबल कंट्री, ठीक है, और यहां पर जो डिपॉजिट्स हैं आर इन फॉरेन करेंसी एंड आर रिपेड इन दी करेंसी ऑफ इश्यू विद इंटरेस्ट एंड फॉरेन करेंसी इटसेल्फ। तो भाई एनआरई में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि एनआरई में जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो किस में चला जाएगा, आईएनआर में। एनआरओ अकाउंट में भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस किस में चला जाएगा, आईएनआर में। तो एक यही अकाउंट है जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो यहां पर फॉरेन करेंसी में रहेगा, एंड वो भी कौन सी, जो परमिटेड फॉरेन करेंसी है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, सी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम सी टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन बी सुटेबली फिल्ड इन दी ब्लैंक। ये जो ब्लैंक है यहां पर, इसमें इनमें से कौन सा शब्द है जिसको हम फिल करेंगे। तो इसमें हम यहां पर टर्म डिपॉजिट फिल करेंगे, इसमें यहां पर टर्म डिपॉजिट आएगा, इसमें यहां पर डिमांड डिपॉजिट, आइदर ए और बी या बोथ ए और सी, ए और बी, इनमें से कौन सा है। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए। तो भाई इस क्वेश्चन में हम लोग टिक कर देंगे यहां पर टर्म डिपॉजिट, क्योंकि एफसीएनआर की बात कर रहे हैं तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, टर्म डिपॉजिट आ जाएगा। तो एनआरआई कैन ओपन दीज अकाउंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, जो टर्म डिपॉजिट है, ठीक है। तो यहां पर एफसीएनआर अकाउंट अगर फॉरेन करेंसी में रखना है तो ये अकाउंट काम आएगा। वैसे अगर टर्म डिपॉजिट की बात करते तो टर्म डिपॉजिट आप एनआरई और एनआरओ अकाउंट में भी खोल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से प्रोविजन अलग हो जाते हैं यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड रेंज ऑफ दीज अकाउंट्स, है ना, इन अकाउंट्स का मैच्योरिटी पीरियड का रेंज क्या है यहां पर। 1 to 3 ईयर्स हो जाएगा, 1 to 2 ईयर्स, 1 to 5 ईयर्स या 1 to 10 ईयर्स। इनमें से हम कहां पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फटाफट फटाफट बताइए, मेरे साथ में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कहां पर टिक करेंगे, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा।
इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एफसीएनआर बी अकाउंट की बात कर रहे हैं, एफसीएनआर अकाउंट को लेकर बात कर रहे हैं। तो यस, यहां पर जो टाइम पीरियड है वो 1 से 5 साल का हो जाएगा। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे? तो जिस अकाउंट की बात कर रहे थे वो कौन सा था? एफसीएनआर अकाउंट। और एफसीएनआर मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 5 साल के लिए एक्सेप्टेबल होता है यहां पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है? अकाउंट मेंशन इन द पैसेज। ऑप्शन ए कहता है ज्वाइंट अकाउंट कैन नॉट बी ओपन दीज अकाउंट्स। बी, द नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। उसके बाद में रिपेट्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट इज परमिटेड। डी, टैक्स विल बी लिवाइड ऑन द इनकम अर्न बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। तो इनमें से कौन से जो ऑप्शन है, किस ऑप्शन के ऊपर टिक किया जाए सो दैट वो हमारे करेक्ट ऑप्शन को इंडिकेट करें, करेक्ट ऑप्शन के बारे में बताएं। ठीक है, इनमें से कौन सा है? तो भाई यहां पर ध्यान में रखना है, पैसेज में जिस अकाउंट के बारे में बात की गई है वो कौन सा है? एफसीएनआर अकाउंट। ठीक है, एफसीएनआर अकाउंट है और एफसीएनआर अकाउंट यहां पर ज्वाइंट में ओपन हो सकता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई, कैन नॉट लिखा हुआ है तो गलत है यहां पर। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, नॉमिनी यहां पर एड ऑन कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। रिपेट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी एफसीएनआर अकाउंट में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, क्या उसे इंडिया से बाहर लेकर जा सकते हैं? तो आंसर होगा यस, उसको इंडिया से बाहर लेकर जा सकते हैं यहां पर। तो दिस इज करेक्ट। एफसीएनआर अकाउंट में कोई भी टैक्स यहां पर नहीं लगता। एफसीएनआर अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट अर्न होगी यहां पर, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। चलिए, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, है ना। नेक्स्ट जो है वो है फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस कंप्राइज फंक्शन ऑफ ए सर्विस ब्रांच टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ऑफ अदर ब्रांचेस डिवीजन टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी, मैनेज फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड और लायबिलिटीज, फंड एंड मैनेज नोस्ट्रो अकाउंट, एज ऑल्सो अंडरटेक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इन करेंसीज। It act as a separate profit center for the bank institution. Here is on the basis of this paragraph, यहां पर एक क्वेश्चन है, डीलर हैज टू मेंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस। डीलर को अपने पास में इनमें से कौन सी जो पोजीशन है वो मेंटेन करके रखनी होगी यहां पर। तो डीलर अपने पास में फंड्स पोजीशन मेंटेन करके रखेगा, या डीलर के पास में यहां पर करेंसी पोजीशन होगी, बोथ ए एंड बी होगा, या आइदर ए और बी। इनमें से हम कहां पर टिक करें? इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा? डीलर हैज टू मेंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, फंड पोजीशन, करेंसी पोजीशन, दोनों या दोनों में से कोई एक। तो डीलर को अपने पास में मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है कि वो यहां पर अपने पास में जो फंड पोजीशन है, डीलर हैज टू मेंटेन 2 पोजीशन, एक उसके पास में फंड पोजीशन होगी और एक उसके पास में करेंसी पोजीशन होगी। फंड पोजीशन के उसको यहां पर एक तरीके से मार्जिन अमाउंट के तौर पर काम करेगा, और जो करेंसी पोजीशन है उसने अगर फॉरेन करेंसीज को बाय किया हुआ है, फॉरेन करेंसीज को खरीदने और बेचने का काम कर रहा है, तो वहां पर उसकी जो पोजीशन है उसको इंडिकेट करेगा यहां पर। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो फंड पोजीशन का मतलब है कि उसके पास में मार्जिन अमाउंट कितनी है यहां पर, और करेंसी पोजीशन का मतलब है कि अगर वो फॉरेन करेंसी में यहां पर डील कर रहा है। व्हाट डज बैक ऑफिस डू इन द डीलिंग रूम? डीलिंग रूम में जो बैक ऑफिस है वो क्या काम करता है यहां पर? ठीक है, अगर हम डीलिंग रूम में बैक ऑफिस की बात करें तो बैक ऑफिस की एक्टिविटीज क्या होगी? प्रोसेसिंग ऑफ डील्स, डील्स को प्रोसेस करने का काम होता है यहां पर, प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट्स, प्रोसेसिंग ऑफ रिकंसिलिएशन, या डी ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें? तो जो बैक ऑफिस का काम है, बैक ऑफिस यहां पर सारे ही काम करता है। जितने भी सारे डील हुई है उनको प्रोसेसिंग करना, ठीक है, जितने भी सारे अकाउंट्स यहां पर अगर कोई ओपन हुआ है, अकाउंट्स में कोई पोजीशन है उसको प्रोसेस करना, यहां पर सेटलमेंट करवाना, ठीक है,
सामने वाली जो पार्टीज काउंटर पार्टीज हैं उनके साथ में यहाँ पर कंफर्मेशन करना ट्रेड को लेकर, एंड प्रोसेस रिकंसिलेशन हो जाएगा। रिकंसिलेशन यहाँ पर अकाउंट्स को मैच करना, ये सारे ही जो काम है वो कौन है यहाँ पर, जो बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस में डीलिंग रूम में ये सारे ही काम होते हैं यहाँ पर। मिड ऑफिस इन द डीलिंग रूम इज हैंडलिंग विच टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, डीलिंग रूम में अगर आप देखोगे यहां पर जो मिड ऑफिस है, मिड ऑफिस किस टाइप का जो काम है वो देखता है। मिड ऑफिस किस टाइप का काम संभालता है यहां पर, तो मिड ऑफिस यहां पर रिस्क मैनेजमेंट का काम देखेगा, कैपिटल मैनेजमेंट का काम करेगा, अकाउंट्स मैनेजमेंट का काम करेगा, या फंड्स मैनेजमेंट का काम करेगा। इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है वो जिम्मेदारी में आएगी यहां पर, किसके पास में, यहां पर मिड ऑफिस के पास में। मिड ऑफिस किसके ऊपर काम करेगा यहां पर, तो मिड ऑफिस का काम है यहां पर रिस्क मैनेजमेंट। तो मिड ऑफिस का एक तो काम यह है कि जो भी यहां पर फ्रंट ऑफिस में चल रहा है, जो भी बैक ऑफिस में चल रहा है, उसके बारे में मैनेजमेंट को जानकारी देना। दूसरा यहां पर रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी यहां पर मिड ऑफिस की रहेगी। तो इसमें हम ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। जब हम किसकी, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिड ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर फंड का इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, पैसा आता है और जाता है। तो ये इनमें से किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये इनमें से किस चीज के बारे में बताएगा, ये फंड्स पोजीशन के बारे में डिफाइन करेगा यहां पर, ये करेंसी पोजीशन के बारे में बताएगा, ये कैपिटल पोजीशन के बारे में बताएगा, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से शेयर कीजिए। तो भाई यहां पर जो भी फंड का इनफ्लो हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है ना, ये किसको यहां पर फंड्स पोजीशन को इंडिकेट करेगा। तो इसमें हम ए के ऊपर टिक करेंगे। करेंसी पोजीशन यहां पर जब फॉरेक्स में डील कर रहे हैं, जब फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, वहां पर करेंसी पोजीशन होगा। ठीक है, कैपिटल अमाउंट वो है जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जितना पैसा लगाया गया है, वो यहां पर कैपिटल को इंडिकेट करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टम यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड बैंक्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज। चलिए एक और केस स्टडी देख लेते हैं। दिस सिस्टम जो यूज होता है यहां पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर, ठीक है, उस सिस्टम का नाम क्या है यहां पर, उसका नाम टारगेट है, उसका नाम चिप्स है, वो चेप्स नाम का सिस्टम है, या स्विफ्ट नाम का सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है जिसका यहां पर वर्ल्ड वाइड बैंक्स फॉर द टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यूज होता है यहां पर। तो जिस सिस्टम का यहां पर यूज होता है उसका नाम है स्विफ्ट। स्विफ्ट का पूरा नाम भी पता होना चाहिए, एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, एग्जाम में एक बार है ना पूछा गया था कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म बताइए, स्विफ्ट का पूरा नाम बताओ। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। कभी कभी ऐसा भी आता है स्विफ्ट में एफ का पूरा नाम बताइए, आई का या डब्ल्यू का, टी का पूरा नाम बताइए। ठीक है, ऐसा भी बन जाता कभी कभी क्वेश्चन या उससे हाई लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, चिप्स इज ए मेजर पेमेंट यूज इन दी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। है ना, वास्टनेस ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस एंड रिलेटेड पेमेंट एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर, एज ऑल्सो न्यूमेरियस इंटरबैंक पेमेंट एंड रिसिप्ट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस पेमेंट गेटवेज। और जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी हेल्प से, विच हैव प्रूव टू बी फुल प्रूफ ओवर ए लॉन्ग पीरियड, है ना, लंबे समय तक जिन्होंने अपने आप को यहां पर प्रूफ करके दिया है। तो इसमें एक सिस्टम है यहां पर जिसका नाम है चिप्स, है ना, एक सिस्टम है यहां पर जिसका नाम है चिप्स। चिप्स इज मेजर पेमेंट्स यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन से कंट्री में इसका इस्तेमाल होता है, कौन से कंट्री में इसको यूज करते हैं यहां पर। तो यहां पर जो चिप्स हैं वो यूएसए से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन से कंट्री का है, यूएसए का नेटवर्क है ये। व्हाट आर द मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस में आप मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना पैसा भेज सकते हैं यहां पर। आरटीजीएस की एज पर दी आरबीआई बतानी है आपको, अपने बैंक के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो आपको किसके हिसाब से, एज पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से बताना है, आरबीआई के हिसाब से। और साथ साथ आपको यह भी बताना है कि आरटीजीएस में जो यूटीआर नंबर जनरेट होता है उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, आरटीजीएस में जो यहां पर यूटीआर नंबर जनरेट होगा उसमें
हाउ मेनी कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर यहां पर होंगे उसमें। तो आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है एज पर दी आरबीआई। मैंने आरबीआई एज पर दी आरबीआई इसलिए लिखा था क्योंकि आरटीजीएस में कुछ बैंकों में मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल होती है यहां पर, ठीक है। और जो जब भी आरटीजीएस करेंगे तो वहां पर एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर बोलते हैं इसको। और जो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, देयर इज 22, ठीक है। 22 कैरेक्टर होते हैं, 22 कैरेक्टर होते हैं यहां पर यूटीआर नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनईएफटी का फुल फॉर्म तो सबको पता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए अच्छा, मुझे एनईएफटी में जो यूटीआर नंबर जनरेट होता है उसके कैरेक्टर बताओ, है ना। यहां पर एनईएफटी में जो यूटीआर नंबर जनरेट होगा उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, तो यहां पर जो यूटीआर नंबर जनरेट होता है उसमें होते हैं 16 कैरेक्टर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या ऑडियो वीडियो ठीक है, सभी को आवाज आ रही है। एक बार चेक कर लो कि आप सभी को ऑडिबल है, आवाज आ रही है आप सभी को। ओके, तो मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मॉड्यूल डी के, है ना, इस यूनिट के क्वेश्चन कराने वाला हूं कि इस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर। तो ये है यूनिट नंबर 26, बीएफएम की यूनिट नंबर 26 है, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन दी बैंक्स बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट, है ना। इसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। बीएफएम की हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं। अगर आपके पास सीआईबी का महापैक है तो सीआईबी के महापैक में आप डेली बेसिस पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसमें, जो सीआईबी का महापैक 2.0 है उसमें बीएफएम की जो क्लासेस हैं, पेड क्लासेस, वो डेली बेसिस पर आप 9 PM पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेली हम आपको 9 PM टू 10 PM पर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, डेली 9 PM टू 10 PM पर क्लासेस लेकर आते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये है ना, पूरी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बताइए इसमें हमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा। तो हियर आर the component of bank balance sheet as per the Banking Regulation Act 1949 and identify which ones are correct। कौन सा इसमें करेक्ट है। तो हियर आर फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है रिजर्व एंड सरप्लस आर कंसीडर पार्ट ऑफ बैंक्स डिपॉजिट्स एंड आर द मेन सोर्स ऑफ फंड्स। सेकेंड, कैपिटल इज ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एंड इंक्लूड्स स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व। थर्ड, borrowings are solely in the form of refinancing obtained from RBI and do not include interbank borrowings. Fourth, other liabilities and provisions include bills payable, office adjustment and accrued interest which is due and payable. ऑप्शन ए कहता है all statement are correct, B statement 1 and 3 are correct, C statement 2 and 4 are correct, D only statement 2 is correct। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए यहां पर। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें हम डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 क्यों रॉन्ग है, यहां पर स्टेटमेंट पहली गलत क्यों है। यहां पर जब हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, कंसीडर एज पार्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, क्या बैंक का डिपॉजिट्स यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस आर नॉट कंसीडर डिपॉजिट, इसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व आ जाते हैं, कैपिटल रिजर्व आ जाएंगे, शेयर प्रीमियम, रेवेन्यू, अदर रिजर्व विच आर पार्ट ऑफ बैंक्स ओन फंड्स, ठीक है। कस्टमर डिपॉजिट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट नहीं होगा यहां पर। सेकेंड वाली स्टेटमेंट तो हमारी सही है। थर्ड वाली स्टेटमेंट बोरोइंग आर सोली इन द फॉर्म ऑफ रीफाइनेंसिंग ऑब्टेन फ्रॉम आरबीआई डू नॉट इंक्लूड इंटरबैंक बोरोइंग। तो भाई यहां पर जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग यहां पर। तो इसमें किसी भी तरह की बोरोइंग हो, ठीक है, रीफाइनेंसिंग फ्रॉम आरबीआई, नाबार्ड, है ना, और अगर किसी दूसरे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट में अगर कोई भी यहां पर बोरोइंग कर रखी है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड रहती है, उसको भी इंक्लूड करते हुए चलते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस इंक्लूड बिल्स पेबल, ऑफिस एडजस्टमेंट एंड एक्रूड इंटरेस्ट विच इज ड्यू एंड पेबल। तो जब भी इंटरेस्ट एक्रूड की बात करेंगे तो इंटरेस्ट दैट इज एक्यूमुलेटेड बट नॉट येट ड्यू, है ना, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, बट नॉट येट ड्यू एंड पेबल। तो कॉन्ट्ररी व्हाट द स्टेटमेंट सजेस्ट, तो यहां पर ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग है यहां पर, है ना, विच ड्यू एंड पेबल। तो जो अभी तक ड्यू एंड पेबल नहीं है यहां पर, लेकिन कैलकुलेशन हो चुका है यहां पर, तो ये जो लास्ट में स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है यहां पर। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है और 1 करेक्ट है हमारे पास में सेकंड। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बीएफएम का यूनिट नंबर 26 मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए एक और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ना, इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। The assets on bank's balance sheet determine which of the following statements are accurate। कौन सी स्टेटमेंट इसमें एक्यूरेट हो जाएगी? तो वी हैव 4 स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कहती है कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई इज एन illiquid assets and does not contribute to meeting the statutory liquidity ratio SLR। सेकंड स्टेटमेंट कहती है एडवांसेस आर ए माइनर पार्ट ऑफ एसेट्स एंड इंक्लूड ओनली सिक्योर्ड लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। वहीं पर थर्ड स्टेटमेंट कहती है इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय बैंक्स आर पार्ट ऑफ देयर एसेट्स एंड इंक्लूड गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज विच एड इन कंप्लायंस विद SLR। 4, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड आर क्लासिफाइड अंडर एडवांस and can include either secured or unsecured items। ऑप्शन ए कहता है only statement 3 is correct, बी कहता है statement 2 and 4 are correct, सी कहता है statement 3 and 4 are correct है यहां पर, डी कहता है all statements are incorrect। पहचानिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आप लोग टिक करेंगे कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। यहां पर पहचानते हुए चलिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पहचानिए इसमें। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट और चौथे नंबर की स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई इज इलिक्विड एसेट्स। नहीं भाई, कैश एंड बैलेंस जो है वो तो लिक्विड एसेट्स में आता है, इलिक्विड तो गलत यूज किया गया है यहां पर, इनकरेक्ट है। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई आर कंसीडर मोस्ट लिक्विड एसेट्स ऑन ए बैंक बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहां पर एसएलआर रिक्वायरमेंट को मीटअप करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, इनका यूज होता है यहां पर। तो यहां पर जो नोट शब्द है वो गलत यूज हुआ है, एक तो इलिक्विड शब्द गलत है और नोट शब्द गलत है यहां पर, इसकी वजह से पूरी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है यहां पर। वहीं पर स्टेटमेंट सेकंड को देखेंगे, एडवांसेस आर ए माइनर पार्ट ऑफ द एसेट्स इंक्लूड ओनली सिक्योर्ड लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, अगर हम एडवांसेस की बात करते हैं तो माइनर पार्ट ऑफ एसेट्स, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो एडवांसेस फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ द बैंक एसेट्स, जब हम बैंक की एसेट्स की बात करते हैं तो वहां पर ये माइनर नहीं होता, जो लोन एंड एडवांसेस है सबसे मेजर पार्ट होता है एसेट्स में। ठीक है, तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, चाहे सीसी अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, टर्म लोन, है ना। ओनली यहां पर सिक्योर, ऐसा नहीं कि ओनली सिक्योर लोन, ओनली शब्द गलत यूज हुआ है यहां पर, एक तो माइनर शब्द गलत यूज हुआ है, ओनली शब्द गलत यूज हुआ है। तो इस वजह से हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, 3 और 4 हमारी सही हो जाएगी। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कमर्शियल बैंक एज ऑफ 31 मार्च 2021 डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएगी? हियर पहली स्टेटमेंट कहती है इंटरेस्ट अक्रूड अंडर अदर एसेट्स only pertains to interest accrued on loans and does not include investments। Second, under contingent liabilities, guarantees and acceptance on behalf of the constituents are not acknowledged as debt। Third, deposit section in the consolidated balance sheet include demand deposits, saving bank, term deposit as its component। Four, private sector bank have higher reserve and surplus compared to public sector banks। क्या लगता है आपको इसमें से हम कहां पर टिक करेंगे? तो स्टेटमेंट अगर हम ए की बात करते हैं तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट, बी कहता है स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर करेक्ट, सी कहता है स्टेटमेंट 2, 3 आर करेक्ट, डी कहता है स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट। पहचानिए भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में पहचानो किसके ऊपर टिक करना चाहिए हमें। इसमें हम कहां पर टिक करेंगे?
क्वेश्चन नंबर 3 में? यस, तो यहां पर हमारा जो स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। एक तो स्टेटमेंट 2 सही है हमारी और 3 सही है। देखो जो सही है सही है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपको जो का तू देखना ही है ना। जो सही नहीं है, ठीक है, पहला इनकरेक्ट है। इंटरेस्ट अक्रूड अंडर अदर एसेट्स ओनली पर्टेन इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन्स डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट। तो भाई यहां पर जब इंटरेस्ट अक्रूड की बात करते हैं अदर एसेट्स में, तो इन्वेस्टमेंट और लोन, चाहे वो लोन है इन्वेस्टमेंट, दोनों यहां पर कंसीडर होंगे। तो डज नॉट इंक्लूड, तो यहां पर जो नोट शब्द यूज हुआ है इट इज रॉन्ग, इसकी वजह से पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है यहां पर। उसके बाद में फिर यहां पर जो हमारी फोर्थ नंबर की स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है। कंसोलिड है ना, फोर्थ नंबर की जो स्टेटमेंट है, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है डेटा, वो शो करता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके पास में हायर रिजर्व हैं, सरप्लस हैं, फिगर्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपैरिजन करें तो। यहां पर किसके पास में? जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में ज्यादा यहां पर सरप्लस हैं और ज्यादा रिजर्व हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ए बैंक्स इनकम एंड एक्सपेंसेस evaluate the following statement and select the option that correctly identifies the accurate statements. Interest on loans and advances bill is only type of interest income for a bank. Second, profit on sale of investment is considered under the interest income category of a bank's income. Third, commission, exchange and brokerage are part of bank's other income and not included in interest income. 4. Income from sale of land, building or other assets is included under other income of a bank. Here only statement 3 is correct. B. Statement 2 and 4 are correct. C. Statement 1, 3 and 4 are correct. D. Statement 3 and 4 are correct. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी यहां पर करेक्ट होगी, जो स्टेटमेंट हमारी सही है? ढूंढिए फटाफट, है ना, कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी करेक्ट है। तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर तीसरे नंबर की स्टेटमेंट सही है। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज आर पार्ट ऑफ बैंक्स अदर इनकम एंड नॉट इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट इनकम, है ना। इंटरेस्ट इनकम का पार्ट तो होता नहीं है, जो भी कमीशन है, एक्सचेंज, ब्रोकरेज है, ये अदर इनकम का पार्ट होता है, इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस बिल्स इज ओनली टाइप ऑफ इंटरेस्ट इनकम फॉर ए बैंक। तो भाई यहां पर जब हम बैंक की इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला है, दैट इज ऑल्सो द इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई, आरबीआई के पास कोई बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला है, तो दैट इज ऑल्सो द इंटरेस्ट इनकम। अदर इंटरबैंक फंड्स, अदर टाइप ऑफ इनडायरेक्ट डिस्काउंट यहां पर इनकम, वो सब इनकम का पार्ट हो जाएंगे। यहां पर ये जो ओनली शब्द यूज हुआ है, ओनली की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। यहां पर ये स्टेटमेंट गलत होगी कि बस यही इसमें आएगा। सेकंड वाली स्टेटमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर अंडर द इंटरेस्ट इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वहां तो वो कैपिटल गेन का पार्ट है, तो वो तो क्या है, कैपिटल गेन है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर अदर इनकम। यहां पर अगर बैंक ने अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल कर दिया, उसको बेचा है वहां पर, और उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हुआ है, तो वो इंटरेस्ट इनकम का पार्ट नहीं होगा, उसको किसमें, अदर इनकम में कंसीडर करेंगे, वो अदर इनकम का पार्ट रहेगा यहां पर, दैट इज कंसीडर इन अदर इनकम। ओके, एंड उसके बाद में फोर्थ नंबर की स्टेटमेंट है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स इज इंक्लूडेड अंडर इनकम ऑफ ए बैंक। तो जो भी यहां पर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, अदर एसेट्स इज लिस्टेड अंडर दी profit on sale of land, building and other assets is therefore considered a other income, but it is specifically from the asset revaluation and not general sales। तो अगर हम यहां पर ओनली जनरल सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अदर इनकम में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर किससे आएगा, तो अगर हम उसका रिवैल्यूएशन कर रहे हैं यहां पर, है ना, जब उसका स्पेशली रिवैल्यूएशन कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, तब कंसीडर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये क्या कहता है, ब्रेक डाउन ऑफ ए बैंक्स एक्सपेंसेस। अगर हम बैंक के एक्सपेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं यहां पर, है ना, बैंक के जो एक्सपेंसेस है अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको लेकर बताइए इसमें से हम कहां पर टिक करेंगे, क्या हमारा आंसर होगा। चलिए तो इसमें अगर हम किसकी बात करते हैं,
तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आएगा कैलकुलेट होकर? क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहां पर कैलकुलेशन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इंक्लूड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन आरबीआई इंटरबैंक बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। सेकंड यहां पर डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी इज कंसीडर एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नोट एज इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। थर्ड, डायरेक्टर्स फीस अलाउंस एंड एक्सपेंसेस आर कैटेगराइज्ड अंडर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। Fourth, advertisement and publicity expenses are included in operating expenses and not in interest expended. Here, option A कहता है statement 1, 2 and 4 are correct. B, statement 1 and 3 are correct. C, statement 2 and 4 are correct. D, all the statements are correct. तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है 1, 2 and 4 करेक्ट है। एक तो 1 वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, एक हमारी 2 वाली सही है, एक 4 वाली सही है। ठीक है, रॉन्ग कौन सी है? रॉन्ग है यहां पर डायरेक्टर फीस अलाउंस एंड एक्सपेंसेस आर अंडर द इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे, है ना। जो डायरेक्टर की फी है, अलाउंस है, एक्सपेंसेस हैं, ये किस में? यहां पर दीज आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ना कि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ये इंटरेस्ट थोड़ी पे कर रहा है बैंक, तो इंटरेस्ट तो पे करते हैं हम किसके ऊपर? जो डिपॉजिट वगैरह है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं यहां पर। ठीक है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो थर्ड वाली रॉन्ग हो जाएगी, यहां पर तीसरे वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ही रखते हैं आज, है ना, और क्वेश्चन हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन? मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और इसके साथ साथ अपना स्कोर भी शेयर करें। ये 5 जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करके कितना स्कोर आपने किया है। ये टॉपिक हमने यस्टरडे डिस्कस किया था, तो उसी के जो क्वेश्चन हैं आज हम कवर कर रहे हैं, है ना। जो टॉपिक हमारा कल डिस्कस हुआ था, जिस टॉपिक के बारे में हमने कल बात की थी, उसी को लेकर बात वही उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एंड बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं, अगर हम बीएफएम की पेड क्लासेस की बात करते हैं तो पेड क्लासेस आपको 9 PM पर डायरेक्टली हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली बेसिस पर 9 PM पर आपके लिए क्लासेस आ रही हैं। ये क्लासेस आपको कहां मिलेंगी? ये क्लासेस आपको मिलेंगी सीआईबी के महापैक। अगर आपके पास में CAIIB का महापैक 2.0 है तो सीआईबी के महापैक 2.0 में ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी यहां पर। तो इन क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पर जरूर देखते रहिए। तो ये क्लासेस कहां पर मिलेंगे? सीआईबी के महापैक में। एंड सीआईबी का महापैक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अपने चैट में पिन कमेंट में देखोगे, वहां भी आपको मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप गूगल में सर्च कर लो, गूगल में अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिए, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है? जो JIB CIB एग्जाम कैटेगरी है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, है ना। जैसे आप JIB CIB एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका CIB जून 2024, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में CIB महापैक 2.0 आ जाएगा। CIB महापैक 2.0 के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो लाइव क्लासेस मिलेगी। डेली लाइव क्लास 9 PM पर आ रही है, यहां से ज्वाइन कर लेना। डेली आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में 3-4 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है ना। शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे ई बुक की फॉर्म में, मिनी मैराथन महा मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे वीडियो सेक्शन में। तो सिंपली यहां पर क्या करना है? बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके जो कूपन कोड है वो यूज करना है Y195। ठीक है, कोड यहां पर आप टाइप कीजिएगा Y195। ठीक है, Y195 कोड टाइप करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो 25,671 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। 325 रुपीज का डिस्काउंट कॉइन्स की फॉर्म में मिलेगा। तो अप्रोक्स 6500 रुपीज में CIB का महापैक 2.0 पूरा कंप्लीट मिल जाता है। ठीक है, चलिए फिर आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट, बाय बाय।